हुआ है सर स्टार्ट? बोलो। रिकॉर्डिंग मैसेज हाँ मिला सर हो आपको? रहा ओके सर। ओके सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू अगेन। अच्छा, तो बेसिकली इनकम टैक्स क्लास और इनकम टैक्स में हम लोग आज एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं सर। ठीक है। जैसे इससे पहले हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स पढ़ा, फिर हम लोगों ने रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में जाना, और उसके बाद हम लोगों ने इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम के बारे में। प्रीवियस जो 3 बेसिक एरिया है इनकम टैक्स में, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया था, वीवीआईपी एरिया था। उसमें आपका बेसिक्स, जिसमें आपको सारा आइडिया, सरचार्ज वगैरह, फिर टैक्स रेट वगैरह। अगर किसी का मिस है, स्टिल अभी भी टाइम है, फटाफट कंप्लीट कर लो एक बार सर। कोई डाउट है तो मुझे पूछ लो एक बार। रेसिडेंशियल स्टेटस इज वीवीआईपी एरिया सा, और एज वेल एज आपका इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम अलॉन्ग विद एग्रीकल्चरल इनकम। ठीक है। तो जिसमें बहुत अच्छा अच्छा टॉपिक हम लोगों ने कवर करते हैं। सर आपके मन में सवाल चल रहा है, सर आज क्या होगा, यही ना? हाँ संपर्क, आज क्या कराओगे? सर आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ सर 5 हेड्स ऑफ इनकम। क्या है सर? 5 हेड्स ऑफ इनकम। 5 हेड्स ऑफ इनकम क्या है सर? 5 हेड्स ऑफ इनकम इतना समझो कि इनकम टैक्स का जान है। मतलब इनकम टैक्स का सबसे इंपॉर्टेंट जो हार्ट है, ठीक है, जो कोर एरिया है वो यही है कि अलग अलग 5 हेड्स के हिसाब से इनकम टैक्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। कि भाई इनकम टैक्स तो है, बट इसको 5 अलग हेड में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, मतलब आपका इनकम कहाँ कहाँ से हो सकता है। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपका इनकम कहाँ कहाँ से हो सकता है। गवर्नमेंट को इनकम टैक्स से बहुत अच्छा रेवेन्यू कलेक्ट होता है सर। हमारा जो गवर्नमेंट है ना सर, गवर्नमेंट का अच्छा खासा कलेक्शन होता है इनकम टैक्स से। ठीक है, रिसेंट एक गवर्नमेंट कलेक्शंस में आपको दिखाता हूँ कि गवर्नमेंट को पैसा कहाँ से मिलता है। एक लेटेस्ट डेटा है। मैं नॉर्मली पुराना डेटा दिखाता हूँ आप लोगों को, आज मैं थोड़ा सा एक लेटेस्ट डेटा आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो देखिए आप लोग, प्रॉब्लली मुझे मिल जाएगा, गवर्नमेंट के साइट से ही मैंने लिया। यस, स्क्रीन शेयर है कि नहीं एक बार मुझे बताइएगा साहब। है इधर হলো এবারে लुक एट सर, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बजट का एरिया है सर। ये 2022-23 का बजट है सर। पहले बजट में आ गए सर। बजट इसलिए दिखा देता हूँ कि आपको पता चले कि हम लोग टैक्स क्यों पढ़ेंगे और टैक्स पढ़ने का पर्पस क्या है। ठीक है। और आज हम लोग सैलरी पढ़ेंगे हिंदी। ठीक है, 5 हेड्स तो जानेंगे ही, और साथ में स्टार्ट करेंगे डिटेल्स में सैलरी। ठीक है, इनकम अंडर दी हेड सैलरी। ठीक है, तो इनकम अंडर दी हेड सैलरी का डिटेल्स डिस्कशन होगा, और उसके लिए मैं आपको क्यों ईच हेड वो जानना जरूरी है उसका एक आइडिया आपको देना चाहता हूँ। तो ये 2022-23 का बजट है हमारे देश का, ये करंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। मैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साइड से ही लिया, जो लेटेस्ट बजट गवर्नमेंट ने निकाला उसके हिसाब से। अगर आप देखोगे, गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा इनकम कहाँ से आता है सर? टैक्स रेवेन्यू से। दिखाई दे रहा है? हेलो, एकदम ओरिजिनल डेटा है सर। ठीक है, गवर्नमेंट का जो मैक्सिमम रेवेन्यू आता है वो टैक्स से आता है। इसमें जीएसटी भी है, इनकम टैक्स इज ऑल्सो हियर, एज वेल एज कॉर्पोरेट टैक्स इज ऑल्सो हियर। तो अगर आप देखें तो एस्टिमेटेड जो बजट है गवर्नमेंट का 2022-23 में, गवर्नमेंट को इनकम टैक्स मतलब ओवरऑल टैक्स से कितना आ सकता है, इसमें कितना है सर? काउंट करोगे कोई? बोलो, कितना करोड़ हो रहा है? सर 22 लाख 22 साढ़े लाख 10 करोड़ है सर। थैंक यू। ऑलमोस्ट 22 लाख करोड़ का हिसाब किताब दिख रहा है, जो गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू आ सकता है, उसका बजट है, बजटेड। ठीक है, ये एक्चुअल हुआ था 2020-21 में 16 लाख का। ठीक है, इसमें टैक्स था 14 लाख का। लेटेस्ट में बताया जा रहा है 19 लाख का टैक्स आ सकता है 2022-23 में। ठीक है, टैक्स का, उसमें जीएसटी भी है, इनकम टैक्स भी है, कॉर्पोरेट टैक्स इज ऑल्सो हियर। तो आपको मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग एक डेटा दिखाता हूँ, जस्ट देखिए यहाँ पर। रुपया कहाँ से आता है, या रुपी कम्स फ्रॉम, गवर्नमेंट को कहाँ से इनकम होता है। और एक डेटा है सर, रुपी गोज टू। ठीक है, रुपी कम्स फ्रॉम एंड रुपी गोज टू। ठीक है, मैं एक ग्रुप बनाऊंगा, ठीक है, जिस ग्रुप में मैं ये सब डेटा पोस्ट कर दूंगा सर। एक एक
टैक्स एंड फाइनेंस का एक ग्रुप बनाऊंगा, उसमें आपको ये सब डेटा मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप सभी को मैं उसमें इंक्लूड करूँगा, ताकि ये सब अपडेशन आपके सामने हमेशा रहे। ठीक है, व्हाट्सएप में करूँगा। ठीक है सर, सबको ग्रुप में मैं कनेक्ट कर दूंगा आप लोग, तो आप लोग वहाँ से ये सब चीज़ें ले सकते हैं। तो रूपी कम्स फ्रॉम एंड रूपी गोज टू, तो सर कम्स फ्रॉम कहाँ से है देखो, हेलो देखो सर, गवर्नमेंट अगर 100 रुपीज़ कमाता है तो 100 रुपीज़ में से कॉर्पोरेट टैक्स मतलब कंपनी टैक्स से गवर्नमेंट को इनकम होता है 15% आउट ऑफ 100। 15% कॉर्पोरेट टैक्स, 15% इनकम टैक्स, ठीक है, 15% कस्टम्स, दिख रहा है ना सब, 15%, 16% जीएसटी, जीएसटी थोड़ा सा ज़्यादा है। इंडिरेक्ट टैक्स से रोजगार करना गवर्नमेंट के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी हो गया। तो 15% जीएसटी, 16% जीएसटी, 15% इनकम टैक्स एंड 5% कस्टम्स, एक्साइज से भी अभी भी 7% के आसपास इनकम हो जाता है। और बाकी मैक्सिमम गवर्नमेंट जो अर्निंग करता है वो बोरोइंग करके, मतलब गवर्नमेंट का जो पैसा आता है रेवेन्यू कलेक्शन, वो कहाँ से आता है सर, बोरोइंग से, मतलब गवर्नमेंट लोन लेता है। मतलब 100 रुपीज़ में से 35% गवर्नमेंट को लोन लेना पड़ता है। तो ये जितना कम हो जाए उतना अच्छा, ये जितना कम हो जाए उतना अच्छा कंट्री के लिए। ज्यादा लोन का बर्डन बहुत खराब बात है। ये अच्छा बात है गाँव देश के पास, ये जो बाकी हिस्सा है ये अच्छा है सर, इसीलिए 35% लोन अभी प्रॉब्लम नहीं कर रहा है। बट अगर ऐसा हो जाए, जैसे श्रीलंका का क्या प्रॉब्लम है देख रहे हैं ना आप लोग, पाकिस्तान का प्रॉब्लम देख रहे हैं ना आप लोग, तुर्की का प्रॉब्लम, हाँ, मिस्र का मतलब इजिप्ट का प्रॉब्लम, ऐसे और भी कंट्रीज है, लेबानन, वेनिजुएला, बहुत सारे कंट्रीज हैं जिसका डेब्ट बर्डन बहुत ज्यादा है। तो कंट्री का डेब्ट बर्डन ज्यादा होना नहीं चाहिए। तो ये बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटीज कंट्री का जितना कम हो जाए उतना अच्छा। सर कैसे होगा, सर लोगों का इनकम बढ़ेगा, कंपनी बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट को बोरोइंग्स के ऊपर से अपना जो डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड सर, मतलब हमारा जो भी इनकम होता है ना उसका एक 35% अमाउंट सरकार को लोन चुकाने में खर्चा हो जाता है। ये देखो रूपी गोज टू, सरकार का पैसा खर्चा कहाँ होता है। अगर गवर्नमेंट 100 रुपीज़ इनकम करता है तो गवर्नमेंट जो भी अर्निंग करेगा उसमें से सेंट्रल सेक्टर्स मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्कीम होता है इसमें 15% का स्कीम में खर्चा होता है। स्टेट गवर्नमेंट को जो टैक्सेस प्रोवाइड करते हैं उसमें 17% का खर्चा होता है। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा खर्चा होता है इंटरेस्ट पेमेंट से, बिकॉज 35% आता है इंटरेस्ट से लोगों का लोन से, दूसरा कंट्री वर्ल्ड बैंक IMF। ठीक है, 20% गवर्नमेंट को इंटरेस्ट पेमेंट करने में खर्चा हो जाता है, मतलब 100 रुपीज़ में 20 रुपीज़ सिर्फ इंटरेस्ट देने का खर्चा, बाकी पैसा पेंशन देने में, कुछ खर्चा करने में, सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम को फॉलो करने में, स्पॉन्सर्ड स्कीम्स भी होते हैं उस पर खर्चा करने के पीछे। ठीक है सर, समझ में आ रहा है आप लोगों को। ये सौरो कॉस्ट है, डिफेंस का कॉस्ट, डिफेंस सौरो कॉस्ट ना सर। डिफेंस में जो खर्चा होता है उसमें किसी भी कंट्री को कुछ नहीं मिलता, चाहे वो USA हो, चाइना हो, इंडिया हो, किसी को कुछ नहीं मिलता। डिफेंस सिर्फ दुख लाता है। ठीक है, बिकॉज वहां पर लोगों का क्या है, हमारा जो जवान जाते हैं वो शहीद ही होते हैं, और क्या, बड़ा बड़ा टैंकर बना के लोगों को मारना ही तो है, और क्या किस काम पे, या तो मारना है या तो डराना है। तो सौरो कॉस्ट, दुख का खर्चा हर कंट्री को करना पड़ता है। आज के डेट में दुनिया ऐसा चल रहा है सर, एक बहुत ही खतरनाक एंड बैड परसेप्शन में दुनिया का कॉन्सेप्ट है, मार पीट दंगाबाजी, ठीक है, पावर, मसल्स पावर, हाँ, डिफेंस पावर। तो डिफेंस पे भारत का 100 रुपए में 8% खर्चा हो जाता है, और ये करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपका कंट्री सेफ नहीं है। ठीक है, जैसे एक जमाना था जब भारत का डिफेंस अच्छा नहीं होता था, तभी तो विदेशी लोगों ने हमारे देश को आक्रमण किया और हमको प्रॉब्लम में डाला, है ना। अगर विदेशी आक्रमण ना होता तो आज भी भारत सोने की चिड़िया ही होता। ठीक है, लेकिन सर प्रॉब्लम यही है कि भारत ने अपना इनकम को, मतलब उस टाइम पे भारत अपना डिफेंस को समझ नहीं पाया। ठीक है, ये भारत का एक प्रॉब्लम था उस टाइम पे। ठीक है सर, मतलब यू हैव टू अंडरस्टैंड कि पर्पस ऑफ गवर्नमेंट टू कलेक्ट टैक्स, कि गवर्नमेंट क्यों टैक्स कलेक्ट करते हैं। ठीक है सर, आई होप आपको इतना समझ तो आ ही गया कि क्यों पढ़ना है, किस लिए पढ़ना है। सर एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा, तब तक ये डेटा देखिए, मैं अभी आता हूँ, एक सेकेंड।
यस सर। आवाज आ रहा है क्या मेरा? प्लीज टेल मी। यस सर। ठीक है, तो चलो अभी इनकम टैक्स में आ गए सर। अब हमारा पूरा फोकस एरिया इनकम टैक्स में, ठीक है। जीएसटी का अलग से क्लास होता है, आप लोगों को पता है, जीएसटी भी अलग एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसमें कस्टम्स भी पढ़ा जाएगा। अच्छा, तो फिर बेसिकली हम लोग आज का जो टॉपिक है वो सैलरी है। सर अब आपके मन में चल रहा होगा, सर ये सैलरी कहाँ से आ गया और ये सैलरी है क्या? तो सैलरी को समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि गवर्नमेंट जो इनकम टैक्स को बताता है सर, जहाँ से गवर्नमेंट का अच्छा खासा कलेक्शन है। गवर्नमेंट को इनकम टैक्स से कलेक्शन 15% के आसपास का कलेक्शन है। मतलब ये गवर्नमेंट अर्न 1,500 तो गवर्नमेंट को इनकम टैक्स से 15% इनकम हो जाता है। लेकिन ये इनकम कहाँ कहाँ से होता है, मतलब और थोड़ा कोर एरिया, मतलब इनकम टैक्स के कोर में जा रहे हैं, ठीक है। तो इनकम टैक्स के अंदर गवर्नमेंट कहाँ से इनकम करता है? तो गवर्नमेंट जो इनकम करता है ये बेसिकली पब्लिक का इनकम है। पब्लिक का इनकम है। पब्लिक क्या क्या इनकम कर सकता है सर? पब्लिक सैलरी से इनकम कर सकते हैं, पब्लिक हाउस प्रॉपर्टी से इनकम कर सकते हैं, ठीक है, पॉपुलरली नोन एज एचपी हाउस प्रॉपर्टी। सर गवर्नमेंट पब्लिक जो है, मतलब पब्लिक एट लार्ज, पॉपुलेशन एट लार्ज, सर ये पीजीबीपी कर सकता है। पीजीबीपी इन द सेंस प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशंस। सर पब्लिक और क्या कर सकता है? सर पब्लिक कैपिटल गेन कर सकता है। सर व्हाट इज कैपिटल गेन? सर कैपिटल गेन मतलब आपके पास कोई कैपिटल एसेट होगा और उस एसेट को सेल करके आपको गेन होगा। से फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एग्रीकल्चरल लैंड है, ट्राई टू अंडरस्टैंड सर। आपके पास कोई एग्रीकल्चरल लैंड है, ध्यान से सुनिएगा স্যার सर। এগ্রিকালচারও তো ওই রিয়েল এস্টেট যে বিজনেস হয় ওদেরকেও তো বলা হতে পারে ক্যাপিটাল গেইন হিসেবে। हाँ हाँ, मैं जस्ट एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ कि आपके एग्रीकल्चरल लैंड एक्चुअली कैपिटल एसेट नहीं है सर, इसीलिए मैं उसका एग्जाम्पल लिया। आपके गांव में कोई ज़मीन है, ठीक है, जो मैं कुछ दिन पहले आपके एग्रीकल्चरल लैंड के बारे में बहुत बात किया। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आपके पास ज़मीन है, बट गांव का मतलब ज़मीन में आप एग्रीकल्चर करते हो, बट ये सिटी के पास आस पास में, ठीक है, आप सिटी के आसपास में। या फिर रियल एस्टेट से फॉर एग्जांपल कैपिटल एसेट का कॉन्सेप्ट कैसा है? मैं नॉर्मली लैंड बिल्डिंग से आपको ज़्यादा समझ में आएगा, इसलिए लैंड बिल्डिंग का यूज़ कर रहा हूँ। से फॉर एग्जांपल आपका न्यू टाउन में कोई प्रॉपर्टी है। ऐसे आजकल न्यू टाउन कोलकाता का सबसे हॉट एरिया है ना सर, हॉटेस्ट एरिया, नॉट जस्ट कोलकाता का, इवन इंडिया का भी टॉप मोस्ट मतलब टाउनशिप के अंदर आता है सर न्यू टाउन। इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है मतलब बहुत पसंद है भारत में, मैक्सिमम लोगों को पसंद है न्यू टाउन, ठीक है। तो जैसे सॉल्ट लेक एक ज़माना था जब सॉल्ट लेक का टाइम था, विधान चंद्र रॉय ने जो प्रोजेक्ट को बनाया था, ठीक है, ये सॉल्ट लेक एरिया, ये सेक्टर 5। इसी तरह से यहाँ पर बन गया आपका ये राजारहाट न्यू टाउन, इको पार्क नज़र आ रहा होगा आपको। तो बिग एरिया सब, बहुत सारे एरिया अभी भी ग्रीन जोन में है, और जहाँ जहाँ टाउनशिप मोटा मोटी बना है आपको दिखाई दे रहा है सर, ठीक है। इट्स लाइक न्यू टाउन एरिया, सब बिग एरिया बनाया गया सर। तो ये न्यू टाउन जो एरिया है, यहाँ पर अगर आपको लैंड है या फिर अगर आपको यहाँ पर एग्री लैंड भी है ना, ठीक है, जैसे वैदिक विलेज बहुत ही फेमस एक रियल एस्टेट एरिया है, वैदिक विलेज जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो यहाँ पर भी अगर आपका घर है या ज़मीन है तो वो भी आपका एक कैपिटल एसेट है सर, ठीक है। तो अगर शहर में आपका लैंड है, बिल्डिंग है, तो आपका कैपिटल एसेट है। लेकिन गांव का ज़मीन, से फॉर एग्जांपल किसी का टुवर्ड्स थोड़ा पोलर हार्ट या फिर खालीदासी या डिफरेंट गांव का एरिया है सर ये सब, ठीक है, माजमपुर, कामतगाती, बारजुली, जो भी हो, टुवर्ड्स बांग्लादेश की तरफ जा रहे हैं सर, ठीक है। यहाँ पर किसी का एग्रीकल्चरल लैंड है तो वो कैपिटल एसेट नहीं, बिकॉज एग्री लैंड को कैपिटल एसेट नहीं माना जाता। पॉइंट टू बी नोटेड सर, ठीक है। मतलब आपका गांव का जमीन बेच के अगर आपको कुछ पैसा मिलता है, लेकिन अगर वो जमीन गांव का जमीन है तो वो कैपिटल एसेट नहीं, तो उसमें कैपिटल गेन भी नहीं। लेकिन शहर का जमीन बेच के अगर आपको पैसा मिलता है ना, तो वो कैपिटल एसेट भी है और कैपिटल गेन भी है। मतलब इन सिंपल, कैपिटल एसेट को सेल करके जो गेन होता है उसी को कैपिटल गेन कहा जाता है। समझ में आया सर? बाकी जब मैं डिटेल्स में चैप्टर वाइज चर्चा करूंगा तब आपको और थोड़ा डिटेल्स में समझ आ जाएगा, ठीक है। नाउ पॉइंट इज दैट कि सर सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी,
कैपिटल गेन एंड अदर सोर्स। तो कितना तरह का हेड्स हो गया सर? 5 तरह का हुआ कि नहीं हुआ? 5 हेड्स। देयर आर मेनली 5 हेड्स। 5 हेड ही हैं जो इनकम का हमारा जरिया माना जाता है। इसके बाहर और कोई इनकम हो नहीं सकता। सर कैसे? क्योंकि ये 4 जो है ना सर, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी एंड कैपिटल गेन, ये 4 तो स्पेसिफिकली है कि भाई अगर आप जॉब करते हो तो आपको सैलरी मिलेगा, अगर आप रेंट से कमाते हो तो आपको हाउस प्रॉपर्टी इनकम मिलेगा, अगर आप बिजनेस या प्रोफेशन करते हो, से फॉर एग्जांपल बिजनेस मतलब कोई भी बिजनेस, प्रोफेशन लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, lawyer in practice, cost accountant in practice, company secretary in practice, doctor in practice, engineer in practice, teachers in practice, ये प्रोफेशन में आ जाता है। बिजनेस मतलब कोई भी बिजनेस जो गुड्स या सर्विस का बिजनेस हो, ठीक है। तो ये बिजनेस एंड प्रोफेशंस एक कैटेगरी है। कैपिटल गेन आपको अभी समझा रहा था। लेकिन सर बाकी कोई भी इनकम जो ये 4 हेड में नहीं आता है, ना तो वो सैलरी है, ना तो वो हाउस प्रॉपर्टी है, ना ही वो पीजीबीपी है, ना ही वो कैपिटल गेन है, तो वो इनकम कहाँ आएगा? वो अदर सोर्स में जाएगा। जैसे कि डिविडेंड इनकम पॉपुलर है, बहुत पॉपुलर डिविडेंड। आप शेयर में इन्वेस्ट किए, शेयर से आपको डिविडेंड मिला है कंपनी की तरफ से, तो डिविडेंड इनकम अदर सोर्स में जाएगा। तो नॉट जस्ट डिविडेंड इनकम, एक बहुत लंबा लिस्ट है सर डिविडेंड मतलब अदर सोर्स इनकम का। तो जब अदर सोर्स के डिटेल्स में जाएंगे तो आपको मैं बताऊंगा कि कितना और सोर्स से आप इनकम कर सकते हो, मतलब अदर सोर्स के अंदर क्या क्या आ सकता है। सो दैट इज हाउ ये 5 हेड्स काम करता है। अब 5 हेड्स के अंदर हमारा आज का जो चर्चा रहेगा वो सैलरी है। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा सेक्शन बता दूं आपको कि ये जो 5 हेड है, इसमें आपका सेक्शन वाइज जर्नी बहुत लंबा रहने वाला है सर। जैसे सैलरी के अंदर आपको सेक्शन 15 से सैलरी स्टार्ट होता है। सेक्शन 15 जो है वो सैलरी का चार्जिंग सेक्शन है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो आपको टैक्स में चार्ज करता है, उसके लिए गवर्नमेंट को लॉ बनाना पड़ा है। और वो लॉ जो है इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, सेक्शन 15 के अंदर सैलरी के बारे में बात किया गया। ठीक है। तो डिडक्शन अलाउेबल, मतलब सैलरी में क्या क्या डिडक्शन है वो सेक्शन 16 का पार्ट है। डिडक्शन नॉट अलाउेबल का सर ये भी है, और भी ज्यादा चर्चा है, लेकिन कुछ अदर प्रोविजंस भी हैं जिसको सेक्शन 17 के अंदर बोला गया है। तो इन सिंपल अगर मैं आपको बोलूं कि सैलरी का चर्चा कहाँ से कहाँ तक है, तो आपका सिंपल जवाब रहेगा सेक्शन 15 टू सेक्शन 17। ये सैलरी का डिस्कशन है। ठीक है। अब आगे जब सैलरी में और डिटेल्स बातचीत स्टार्ट करेंगे, अभी आज ही करेंगे, तो आपको समझ में धीरे धीरे आ जाएगा कि कौन सा बात कहाँ हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। और सैलरी चैप्टर के साथ आपको और एक कनेक्शन नजर आएगा। इससे पहले वाला जो चैप्टर हम लोग करके आए सर, इनकम व्हिच डू नॉट फॉर्म, याद है ना सर? भूलना नहीं है। इनकम व्हिच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, उसको पढ़ाने के टाइम पे, ये इनकम व्हिच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम को पढ़ाने के टाइम पे मैं आपको एक चीज बोला था, बार बार बोला था। क्या बोला था सर? कि बहुत सारा ऐसा भी इनकम है जो सैलरी के अंदर लिया जाएगा, मतलब वो भी आपका इनकम है, बट उसको आपको इनकम का पार्ट नहीं माना जाएगा, बट दैट इज द डिस्कशन पॉइंट अंडर सैलरी। ठीक है। तो वो चर्चा होगा जो बेसिकली सेक्शन 10 का एरिया रहेगा। किसका एरिया रहेगा सर? सेक्शन 10 का एरिया। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट जो प्रीवियस चैप्टर को सैलरी से कनेक्ट करता है। समझिएगा सर बात को। सर सेक्शन याद रखना पड़ेगा क्या सर? लॉ है, इनकम टैक्स, जीएसटी, कंपनी लॉ, जूरिस्प्रूडेंस, जो भी लॉ का पेपर, नॉर्मली सीएस वाले स्टूडेंट ज्यादा लॉ पढ़ते हैं, सीएसईएमए वाले टैक्स पढ़ते हैं, कॉर्पोरेट लॉ पढ़ते हैं, बिजनेस लॉ करते हैं। तो सेक्शन तो हर जगह में जरूरी है सर, और टैक्स में भी सेक्शन उतना ही याद रखने का जरूरत है आप सबको। ठीक है सर। नाउ पॉइंट इज दैट कि सर बाकी जो सेक्शन है उसका क्या? बाकी सेक्शंस का क्या सर? बाकी सेक्शंस जैसे कि इनकम अंडर द हाउस प्रॉपर्टी जो है वो सेक्शन 22 से स्टार्ट होता है और ये 27 तक जाता है मेनली। ठीक है। 22 से 27 इन जनरल, आप ऐसे भी बोल सकते हैं 22 से 26। ठीक है। 27 कुछ स्पेशल एरिया है, ये देखो 27। ठीक है। जो डीमिंग प्रोविजंस में आ गया, तो ओवरऑल 22 से लेके 27। ठीक है। 22 से लेके 27 का एरिया है इनकम अंडर द हाउस प्रॉपर्टी का डिस्कशन। सर अभी ये सब सेक्शन को क्या क्यों बोल रहे हो सर? याद रखना है कि आपको पता होना चाहिए इनकम टैक्स का जो इनकम का एरिया है वो कहाँ से कहाँ तक स्प्रेड किया हुआ है। पीजीबीपी सेक्शन 28 से लेके 44 तक जाता है सर। 44 तक जाता है। 44 में भी कुछ सेक्शंस है, 44 ए बी, 44 ए डी,
ठीक है, 44 डबल ए, 44 एडीए, 44 एई, ठीक है। तो 28 से 44 का एरिया कवर करता है पीजीबीपी, ठीक है। सर कैपिटल गेन का क्या? सर कैपिटल गेन नॉर्मली 45 से लेके 55 तक जाता है, और अदर सोर्स का जो एरिया है वो 56 से लेके 59 तक स्प्रेड किया हुआ है। ये देखो सर, आई होप आपको एक बेसिक आइडिया लग रहा है कि कितना सारा हेड्स है और उसका कितना सारा सेक्शन है। डोंट टेक प्रेशर नाउ, बिकॉज सब चीज आपको धीरे धीरे समझ में आ ही जाएगा। तो चलो सैलरी में थोड़ा सा बातचीत को आगे बढ़ाते हैं कि सैलरी क्या है, सैलरी को लेके करना क्या है, ठीक है। चलो, वैसे डिटेल्स बात तो मैं करूंगा, पर थोड़ा सा मैं आपको समरी बताता हूँ कि सैलरी में हमें मेनली क्या क्या डिस्कस करना है और उसके बारे में कौन सा सेक्शंस में क्या बोला हुआ है। ध्यान से देखो, फिर आपको कैलकुलेशंस बहुत सारा है, सेक्शंस भी है, एक एक सेक्शंस को जानना है, उसके रिगार्डिंग कैलकुलेशंस को भी जानना है। आज इंट्रो है सैलरी का, इसलिए ओवरऑल आइडिया ले लो सर, ठीक है। एक हॉलिस्टिक आइडिया ले लो, हॉलिस्टिक मतलब एक ओवरऑल आइडिया ले लो। सर सबको समझ आ रहा है? हेलो, Yes, sir. सर जैसे देखो बेसिस ऑफ चार्ज, सर बेसिस ऑफ चार्ज जो है ये सेक्शन 15 का मुद्दा है, मतलब सैलरी जो चार्ज होता है वो सेक्शन 15 में कहा गया है। क्या बताता है? सैलरी इज चार्जेबल टू टैक्स आइदर ऑन ड्यू बेसिस और ऑन रिसीट बेसिस, मतलब या तो आप ड्यू, मतलब आपके ये सैलरी ड्यू कर दिया गया है कंपनी की तरफ से, तो भी सैलरी टैक्सेबल हो सकता है, और या तो आप रिसीव कर चुके हो तो उसके बाद आपको सैलरी में टैक्स करना पड़ेगा, व्हिच एवर इज अर्लियर। ड्यू या रिसिप्ट जो पहले होगा, ड्यू या रिसिप्ट जो पहले होगा उसी के बेसिस में आपको जमा करना, ठीक है। ड्यू या रिसिप्ट जो पहले होगा उसके बेसिस में ही चार्ज होगा, ठीक है। However, where any salary paid in advance, अगर सैलरी एडवांस में पे होगा तो क्या होगा सर? Is assessed in the year of payment, it cannot be subsequently brought to tax in the year in which it becomes due. The point to be noted. Where any salary paid in advance is assessed in the year of payment, जिस साल इसका पेमेंट होता है उस साल लिया जाएगा। It cannot be subsequently brought to tax in the year in which it becomes due. तो जब पेमेंट होगा तभी उसका टैक्सेबिलिटी आएगा, ड्यू के टाइम पे नहीं लिया जाएगा। अब ये सब बेसिस ना आपको धीरे धीरे क्लियर होगा जब हम लोग एक एक क्वेश्चंस करेंगे। इफ द सैलरी पेड, ध्यान से सुनिएगा बात, इफ द सैलरी पेड इन एरियर्स, सर पुराना सैलरी अभी मिल रहा है, एरियर्स का क्या मतलब? जब पुराना सैलरी मिलता है, इफ द सैलरी पेड इन एरियर्स हैज ऑलरेडी बीन असेस्ड ऑन द ड्यू बेसिस, द सेम कैन नॉट बी टैक्स्ड अगेन व्हेन इट इज पेड, ठीक है। अगर पुराना सैलरी अब मिल रहा है on due basis, the same cannot be taxed again when it is paid, ठीक है। तो अगर पुराना सैलरी में टैक्स पहले पे कर दिए थे, बाद में उसका पेमेंट हो रहा है, तो फिर उसको बाद में टैक्स नहीं लगाया जाता, ठीक है। सर एक सेकेंड होल्ड करो ना। ओके सर, आगे देखते हैं। सर ये एरियर सैलरी क्या है, एडवांस सैलरी क्या है, नॉर्मल सैलरी क्या है, सब बात करेंगे धीरे धीरे। बट इतना समझ लो कि ये चार्ज ऑफ सैलरी जो है ये सेक्शन 15 में बेसिस ऑफ चार्ज के बारे में कहा गया है। तो सैलरी के बारे में कुछ बेसिक चर्चा भी हो जाना चाहिए, जैसे सैलरी क्या है, कौन किसको देता है, क्यों सैलरी के बारे में इतना चर्चा होना चाहिए। अच्छा, टैक्सेबिलिटी एग्जेम्पशन ऑफ सर्टेन अलाउंसेस, ठीक है। मतलब सैलरी जो लोग लेता है ना उनको कुछ अलाउंस भी दिया जाता है। जैसे आप देखिएगा किसी का घर में अगर फैमिली में जॉब है तो आप देखिएगा उस पर आपको एक कॉन्सेप्ट आएगा कि कंपनी सैलरी पेमेंट करते हैं, साथ में अलाउंस भी देता है, जैसे रहने के लिए घर देता है, ऐसा देता है सर? हेलो, कंपनी रहने के लिए घर देगा या घर का रेंट देगा, ऐसा करता है कि नहीं करता है? जो सैलरी फैमिली है जिनका, उनको पता होगा। बिजनेसमैन फैमिली को मे बी ऐसा कॉन्सेप्ट का साथ समझ ना भी आ सकता है, बट बचपन से आप देखते होंगे कि अगर पापा या माँ कंपनी में काम करते हैं और कंपनी आपको HRA प्रोवाइड कर रहा है, हाउस रेंट अलाउंस,
तो ये हाउस रेंट अलाउंस एक्चुअली आपके हाथ में इनकम भी है, बट पूरा इनकम नहीं है, कुछ छूट भी होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड सर, ठीक है, कुछ एग्जामिशंस भी रहता है, ठीक है। तो नाउ पॉइंट इज दैट कि हाउस रेंट अलाउंस सेक्शन 10 सबसेक्शन 13 का पार्ट है। मैं आपको बोला था ना सेक्शन 10 का बहुत सारा ऐसा एरिया है सेक्शन 10 का जहां पर सेक्शन 10 का ऐसा एरिया है जहां पर आपको डिडक्शन या एग्जेम्पशन मिलेगा। तो जैसे ये HR है, बट डोंट वरी, अभी आपको इसको प्रेशर लेने का जरूरत नहीं है, मैं आपको जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ कि ऐसा बहुत सारा चीजें जो कंपनी की तरफ से सैलरी की तरह मिलता है, कुछ टैक्सेबल होते हैं, कुछ एग्जेम्प्टेड होते हैं, कुछ पार्ट में होते हैं, कुछ पार्ट में नहीं होता है, ठीक है। तो ये सब आगे आगे स्पेशल टॉपिक है, सिर्फ HR एक स्पेशल टॉपिक है, एग्जाम में ओनली HR के बेसिस में क्वेश्चन आता है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड सर। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, ठीक है, ये भी एक अलाउंस है जो कंपनी देता है अपने एम्प्लॉइज को, ठीक है, एम्प्लॉयर देते हैं अपने एम्प्लॉय को। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, हॉस्टल एक्सपेंडिचर्स, ठीक है। सेक्शन 10 ग्रेचुइटी मिलता है कंपनी की तरफ से, पेंशन मिलता है 10 सबसेक्शन 10A, ठीक है। फिर आपको लीव सैलरी मिलता है, 1010C में वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन मिलता है, VRS बोलते हैं इसको, ठीक है। सेक्शन 10 सबसेक्शन 5 में लीव ट्रैवल कंसेशन मिलता है, ठीक है। ट्रैवल कंसेशन एयर में जाओ, ट्रेन में जाओ, ठीक है, अलग अलग सैलरी की तरफ से कंपनी की तरफ से अपने एम्प्लॉय को दिया जाता है, एम्प्लॉयर की तरफ से अपने एम्प्लॉय को दिया जाता है, ठीक है। तो इस हर एक केस में क्या सैलरी में इनकम टैक्स काउंट होगा और कितना सैलरी से उस इनकम टैक्स को एग्जेम्प्ट किया जाएगा, इसका एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। फिर आता है प्रोविडेंट फंड का एरिया, ठीक है, ये सब रिटायरमेंट में मिलता है ना प्रोविडेंट फंड का पैसा। तो ये रिटायरमेंट में एक दिन में नहीं मिलता, आपके सैलरी से ही कुछ पार्ट प्रोविडेंट फंड में जमा होता है, कुछ एम्प्लॉयर देता है, कुछ एम्प्लॉय देता है, ठीक है। तो अलग अलग टाइप ऑफ फंड्स होता है, रिकॉग्नाइज, अनरिकॉग्नाइज, स्टैट्यूटरी, ठीक है। तो उसके बारे में भी, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इसके बारे में भी आपको नॉलेज लेना पड़ेगा सब, ठीक है। तो जैसे आप ये सारा टॉपिक समझ जाओगे, पार्क्विजिट्स, पार्क्विजिट्स क्या है, अलाउंस की तरह ही है बट थोड़ा सा अलग है। जैसे आपको कंपनी ने गाड़ी दे दिया, घर पे आप गाड़ी रखोगे और उस गाड़ी से कंपनी का भी काम करते हो, खुद का भी काम करते हो, तो क्या ये आपका सैलरी में काउंट होगा या नहीं, ठीक है। अगर कोई सरकारी एम्प्लॉय है तो क्या होगा, अगर कोई प्राइवेट एम्प्लॉय है तो क्या होगा, ठीक है। अलग अलग हिसाब है सर। अगर कंपनी ने कार दिया तो कितना सीसी का कार दिया, सीसी मतलब इंजन का सीसी होता है ना उसको, ठीक है। 1600 सीसी का है कि 1800 सीसी का है, ये भी मायने रखता है। अगर कंपनी की तरफ से किसी एम्प्लॉय को लोन मिलता है कम रेट में, तो वो भी सैलरी का पार्ट बन सकता है। तो उसमें कितना पार्ट सैलरी में काउंट होगा, कितना नहीं होगा, दैट्स अ ह्यूज थिंग जो एक एम्प्लॉय की लाइफ में होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक एम्प्लॉय के साथ इनकम के लिए जो जो चीज हो सकता है वो सारा मैटर्स। कंपनी आपको यूज करने के लिए लैपटॉप दे रहा है, कंप्यूटर दे रहा है, तो क्या ये इसका बेनिफिट सैलरी में आएगा, तो यहाँ बोल रहे हैं नहीं, ठीक है। आगे आगे चर्चा करेंगे सब। अच्छा, कंपनी की तरफ से आपको मोटर कार दिया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स दिया जा सकता है, ठीक है, उसके भी अलग अलग हिसाबे हैं। सर कंपनी आपको ग्रेचुइटी, लीव सैलरी, ये सब भी देगा, ठीक है। तो ये सब चीज आपको एक्चुअली जानना है सर, ठीक है। अगर आप ये सारा चीज जान लोगे तो जाके आप सैलरी कैलकुलेशन। लेकिन सर आपने तो कुछ डिटेल्स में बोला ही नहीं। सर मैं कहाँ बोला कि मैं डिटेल्स में बोला आपको, मैं तो बस आपको पॉइंट बता रहा हूँ कि सैलरी में एक्चुअल में आपको सीखना क्या है, क्या क्या चीजें के बारे में आपको जानना चाहिए। तो सैलरी मतलब इन सिंपल एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को जो भी बेनिफिट मिलता है, ठीक है, एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को जो भी बेनिफिट मिलता है वो सारा बेनिफिट को अंडरस्टैंडिंग के साथ इनकम में काउंट होगा कि नहीं होगा, इसका कैलकुलेशन करने को सैलरी में बताया जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? प्लीज टेल मी सर। बोलो सर, कुछ तो बोलो। हाँ हाँ सर। ओके सर, ठीक है। चलो सर थोड़ा सा कुछ लिखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं, बेसिक लेवल से कुछ पॉइंट को बता देते हैं सर। चलो, इंट्रोडक्शन है तो कुछ पॉइंट्स लिख लेना चाहिए, सिर्फ सुनोगे तो फिर कल भूल जाओगे। तो सुनना तो पड़ेगा बट साथ में कुछ चीजें आपको लिखना भी पड़ेगा। तो क्या लिखें सब, चलो लिख लेते हैं फटाफट मेरे साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन करो, ठीक है।
ठीक है सर, हेडिंग करिए फिर। इनकम अंडर द हेड क्या? सैलरी। ठीक, सेक्शन क्या? 15 to 70। ठीक है, इनकम अंडर द हेड सैलरी सेक्शन 15 to 70। तो क्या है ये सैलरी इनकम? क्या कहते हैं सैलरी इनकम के बारे में? एनी इनकम इज चार्जेबल, सिंपल लैंग्वेज में लिखो, एनी इनकम इज चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी if the relationship, point to be noted sir, very important part, if the relationship between payer and payee, payer and payee सर मतलब सर जो पेमेंट कर रहा है और जो पेमेंट ले रहा है, पॉइंट टू बी नोटेड, मतलब एक बंदा पेमेंट लेता है, दूसरा बंदा पेमेंट करता है, ठीक है? तो जो ले रहा है और जो दे रहा है, इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन पेयर एंड पेई इज द relationship of employer and employee। ठीक, relationship between payer and payee is the relationship of employer and employee। जैसे एक इमेज ड्रॉ करो सर, ऐसे ही ड्रॉ करो सर, आप काम आएगा। एक बड़ा सा सर बना और एक छोटा सा सर बना, एक बॉडी भी बना लो और बॉडी में कुछ हाथ पैर भी बना लो। सर ऐसा बॉडी आप लोगों ने कभी देखा नहीं होगा, ये मेरे पास ही आपको दिखेगा, क्योंकि मेरा ड्राइंग पाब्लो पिकासो जैसा है। अरे वाह, क्या गजब का ड्राइंग। सर ये इसका दो हाथ है, ठीक है? किसका पता नहीं सर, किसका हाथ है, बट ये बेसिकली मेरे नज़र में ये मेरे नज़र में कौन है बोलो तो? अरे वाह, हाँ हाँ सर, क्या गजब का सर, बाल का कलर भी चेंज। सर ये एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर। सर एम्प्लॉय ड्रॉ करो, एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का बॉडी पैटर्न थोड़ा सा छोटा सा होगा, ठीक है? इसका भी दो हाथ कर दो। बहुत बड़ा हो गया, इतना बड़ा नहीं चाहिए, छोटा सा हाथ बनाओ सर। सिमिलरली और एक कर लो। सर भूत जैसा लग रहा है, जो भी हो, बस मैं थोड़ा सा, मुझे मन किया ड्रॉ कर दिया। तो ये एम्प्लॉयर है, ये एम्प्लॉई है, छोटा वाला एम्प्लॉई है और बड़ा वाला एम्प्लॉयर है। सर इनके बीच में रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए? अच्छा एक चीज मुझे बताओगे सर, ड्राइंग को लेके हंसना मत, हाँ? सर हंसी आ रहा है तो क्या करें सर, मुझे बहुत हंसी आ रहा है। आप लोगों को हंसी आ रहा है सर ड्राइंग देख के? मुझे पता नहीं था ये ऐसा नजर आएगा, अगर ऐसा होता तो मैं लेता ही नहीं इस तरह का। गजब लग रहा है, कौन से जमाने का, ऐसा लग रहा है कोई एलियन है। हाँ सर, यार ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है बोलो? मुझे तो एलियन ही लग रहा है, इस ग्रह का तो नहीं लग रहा है।
मुझे तो लग रहा है कि इस आर्ट रिलेटेड तो ये लोग हैं नहीं, जो भी हो परियों की रानी लग रहा होगा। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, सर्विस कौन किसको देता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कि एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को? प्लीज टेल मी सर, इतना बताओ, मजाक छोड़ो। सर एम्प्लॉय। थैंक यू सर। तो लिख दो सर सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। तो हु इज द सर्विस प्रोवाइडर? सर एम्प्लॉय इज द सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। एम्प्लॉय सर्विस प्रोवाइड करता है किसको? एम्प्लॉयर। अच्छा बदले में एम्प्लॉयर क्या करता है? सैलरी और वेजेस पे करता है। हेलो टेल मी सर, बदले में एम्प्लॉयर क्या करता है? इसको सैलरी या वेजेस पे करता है, यस ना? यही तो होता है, सर्विस एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को देगा और एम्प्लॉयर बदले में कोई सैलरी या वेजेस देगा। तो सर ये एम्प्लॉय के हाथ में जो इनकम है, ठीक है, इसके हाथ में ये इनकम टैक्सेबल हो सकता है, डिपेंड करता है उसका इनकम कितना जा रहा है। तो लिखिए सर इसके साथ, रेम्यूनरेशन रिसिप्ट, रेम्यूनरेशन received by the partner from the partnership firm. प्लीज टेल मी सर, पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर को जो रेम्यूनरेशन मिलता है, क्या वो सैलरी में आ सकता है? नो सर, क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं होता है। थैंक यू सर। मतलब पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म में क्या है, वो लोग एक दूसरे का प्रिंसिपल और एजेंट होता है ना। फॉर एग्जांपल किसी फार्म में आप लोग, जैसे मानो स्नेहाशीष स्नेहेश रामपौत पार्टनर है, ठीक है। तो अगर ये लोग पार्टनर है किसी फार्म में, तो फिर ये लोग जो भी कंपनी के लिए करेगा वो बेसिकली अपने फार्म का, मतलब एक दूसरे का प्रिंसिपल एजेंट है, और फार्म के साथ उनका रिलेशनशिप एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाला नहीं है। तो रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय द पार्टनर फ्रॉम द पार्टनरशिप फार्म इज टैक्सेबल। कौन से हेड में टैक्सेबल होगा? टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। हाँ सर, प्रॉफिट्स एंड गेन्स एंड बिजनेस एंड और प्रोफेशंस एज रिलेशनशिप क्या है, अभी अभी आपने बताया, रिलेशनशिप बिटवीन मतलब पार्टनरशिप फर्म एंड पार्टनर, रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर एंड पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। पार्टनर एंड पार्टनरशिप फर्म, not a relation of employer employee। सर एक बात तो फाइनल हुआ कि सैलरी में वही इनकम आएगा जहां पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट सर। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप कहीं पर मिसिंग है तो वो सैलरी हेड में काउंट हो ही नहीं सकता। जैसे कि पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर का इनकम सैलरी नहीं है, ठीक है, ये इनका पार्टनरशिप बिजनेस का इनकम है, तो ये इनकम सैलरी हेड में नहीं आएगा। इवन हम लोग लास्ट चैप्टर में इनकम व्हिच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम में ये भी देखा कि क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप फर्म अगर इनकम टैक्स पे कर देता है तो पार्टनर के हाथ में ये एग्जेम्प्टेड होता है। याद आ रहा है सेक्शन 10 सबसेक्शन 2? हाँ सर, पार्टनरशिप फर्म में क्योंकि पार्टनर अगर फर्म टैक्स पे कर देता है तो पार्टनर के हाथ में जो इनकम होता है वो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में चले जाते हैं, यस ना। तो ये सब चीजें भूलना नहीं है सब। सो पार्टनर एंड पार्टनरशिप फॉर्म नॉट ए रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। सो भले ही लग रहा है कि सैलरी मिल रहा है बट वो सैलरी में नहीं काउंट होगा। सर समझ में आ रहा है?
some important concept regarding salary. तो ध्यान से लिखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिखा रहा हूँ सैलरी के बारे में. फर्स्ट पॉइंट, रिलेशन ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई must be there. ठीक है. पॉइंट 2, wages and salary क्या है सर? सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन wages and salary? is same in nature. नेचर दोनों का सेम ही है. मतलब वेजेस एंड सैलरी दोनों एक्चुअली इनकम टैक्स में इंटरचेंजेबली यूज हो सकता है, लेकिन क्या डिफरेंस है वही मुझे बता सकते हो? आप लोग बचपन से हाँ बोलो. मैनुअल वर्क एंड नॉन मैनुअल वर्क. मैनुअल वर्क एंड नॉन मैनुअल वर्क, मतलब अगर वेजेस है तो वो मैनुअल है, सैलरी है तो वो नॉन मैनुअल है. मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि वेजेस में शरीर का मेहनत ज़्यादा लगता है तभी आपको वेजेस मिलता है. मतलब जहाँ पर आप अपने फिजिकल एक्टिविटी करके कमाते हो, फिजिकल एक्टिविटी इन द सेंस जैसे कि लेबर लोग जो होते हैं वो हथौड़ी पीटता है, बोरा उठाता है ना, कार्टून उठाता है, तब जाके उनको डेली का पगार मिलता है ना. हम लोग बोलते हैं ना पगार. ठीक है. तो डेली का जो वेजेस है, जो बेसिकली फिजिकल मेहनत के साथ जो इनकम होता है उसे बोला जाता है वेजेस. लेकिन जब कोई टेक्निकल नॉलेज के साथ कोई काम करता है, ठीक है, मतलब लाइक नॉन मैनुअल, मतलब उसमें मेहनत से ज्यादा स्किल जरूरी होता है. आप ऐसे बोल सकते हो कि ये वेजेस अनस्किल्ड लेबर को मिलता है और सैलरी स्किल्ड लेबर को मिलता है. ठीक है. लेकिन कोई तो फिर क्या इसका मतलब ऐसा हुआ कि क्या जिनको जो लोग बोरा उठाते हैं वो स्किल नहीं है? सर स्किल तो दोनों ही है. ठीक है. बस एक पढ़ा लिखा स्किल और एक ना पढ़ा लिखा वाला स्किल, बस यही फर्क है, बाकी और कुछ नहीं. So wages and salary is same in nature. तो यहाँ पर लिख लो, salary is paid to non-manual worker. And wages paid to manual worker. But both are chargeable under the head salary. Point to be noted. But both are chargeable under the head take. Another point, sir. Salary from more than one source. More than one source. मतलब अगर आप एक से ज्यादा जगह से सैलरी कमाते हो तो उसका कैलकुलेशन क्या होता है? सैलरी फ्रॉम मोर देन वन सोर्स बाय मिस्टर से फॉर एग्जांपल जेड. सर अगर कोई मिस्टर जेड है और वो एक से ज्यादा सोर्स से सैलरी कमाता है, मतलब सुबह को काम करता है एक जगह में, दिन के टाइम पे काम करता है एक जगह में, शाम को काम करता है दूसरी जगह में. ठीक है. तो अगर एक साथ आप तीन तीन जगह में काम करते हो या फिर एक जगह में आप पहले काम करते थे वहां से आपको पेंशन मिलता है, ठीक है, एक जगह में आप अभी करते हो या दूसरी जगह में आप बाद में करोगे तो उसका भी सैलरी आपको अभी से आना चालू हो गया है. फॉर एग्जाम्पल ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड. ठीक है. ये कुछ बेसिक मैटर ऑफ सैलरी चल रहा है. ए लिमिटेड से फॉर एग्जाम्पल आप ए लिमिटेड में
सुबह 7 से लेके 11 बजे तक काम कर रहे हैं और आपको यहाँ पर एनुअली 2 लाख का सैलरी मिलता है। बी लिमिटेड में आप 12 PM से 4 PM तक काम करते हो और यहाँ पर आपको 1 लाख का सैलरी मिलता है। सी लिमिटेड में आप 6 PM टू 10 PM काम करते हो और यहाँ आपको 3 लाख का सैलरी मिलता है। तो कुल मिला के आपका सैलरी कितना हो गया? हेलो, तो टोटल सैलरी कितना हो गया आपका? 6 लाख ना? सर आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो, क्या आप लोग कनेक्टेड हो? Yes, sir. मेरा आवाज आ रहा है? तो बात क्या है कि अगर कोई एक साथ एक से ज्यादा जगह में काम कर रहा है, आप एक साथ एक से ज्यादा जगह में काम कर रहे हो और आपको अलग अलग सोर्स से इनकम भी हो रहा है, पॉइंट टू बी नोटेड सर। तो आपने टोटल कितना कमा लिया? 6 लाख कमा लिया। तो ईच एंड एवरी सोर्स का इनकम पे टैक्स आपको बेसिकली अलग अलग काउंट नहीं होगा कि ऐसा आप नहीं बोल सकते कि मैंने यहाँ से 2 लाख कमाया, इसका सैलरी अलग, मैंने बी लिमिटेड से 1 लाख कमाया, उसका टैक्स अलग, मैंने सी लिमिटेड से अलग कमाया तो उसका सैलरी अलग, ऐसा नहीं होता। कुल मिला के आपने जो टोटल कमाया उसी के बेसिस में आपका सैलरी का टैक्स कैलकुलेशन होगा। सो पैरा चेंज करके लिखिए, इफ एन एम्प्लॉय receives salary from more than one source, say A limited, B limited, C limited, the assessee is liable to pay tax for each and every source. ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी भी सोर्स से आपने अलग नहीं कर सकते। ठीक है, कोई ऐसा नहीं कर सकता कि मैंने यहाँ से 3 लाख कमाया, मतलब 2,50,000 से ज्यादा कमाया तो यही टैक्सेबल होगा और बाकी में मेरा 2.5 लाख से कम है तो यहाँ पर टैक्स नहीं देना है, ऐसा नहीं कर सकते आप। बात समझे सर? कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि मैंने सिर्फ सी लिमिटेड से 2,50,000 से ज्यादा कमाया तो मैं सिर्फ सी लिमिटेड का टैक्स पे करूंगा और ए और बी से मैंने 2,50,000 से कम कमाया तो मैं उसमें कम टैक्स पे करूंगा, ऐसा लॉजिक नहीं चलेगा सर। ठीक है, लॉजिक एकदम सिंपल है, आपने टोटल जो कमाओगे आपको उसी के बेसिस में टैक्स पे करना है। देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट सर, इसी पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 4, if an employee receive salaries from फॉर्मर मतलब फॉर्मर मतलब क्या होता है सर? फॉर्मर मतलब जहां पर पहले काम करता था, ठीक है, पुराना, पास्ट। इफ एन एम्प्लॉय रिसीव सैलरीज फ्रॉम फॉर्मर एम्प्लॉयर मतलब पहले जब जहां पर आप काम करते थे आपको अगर वहां से सैलरी मिलता है तो बेसिकली फॉर्मर एम्प्लॉयर से जो सैलरी मिलता है उसको क्या कहा जाता है सर? दैट इज बेसिकली व्हाट? दैट इज बेसिकली पेंशन ना?
हेलो, है ना सर? अगर एम्प्लॉय से जो आप सैलरी रिसीव कर रहे हो, जो पहले आप जिनके पास काम करते थे, तो बेसिकली ये पेंशन है, यस ना? इफ एन एम्प्लॉय रिसीव सैलरी फ्रॉम फॉर्मर एम्प्लॉयर एज वेल एज प्रेजेंट एम्प्लॉयर, जो आज जिसके पास हो, एंड प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर। सर प्रोस्पेक्टिव कौन होता है? प्रोस्पेक्टिव मतलब जिनके पास अभी काम चालू नहीं किए बट करने वाले हैं, लेकिन प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर ने भी मुझे काम देने के लिए पहले से मुझे कुछ एडवांस पेमेंट करके रखा है। कर सकता है, जो हाईली डिमांडिंग एम्प्लॉय होता है ना, हाई डिमांडिंग एम्प्लॉयज को लेने के लिए एम्प्लॉयर कुछ भी कर सकता है। ठीक है, कि भाई मुझे ऐसा बंदा चाहिए काम दिलाने के लिए। अभी शायद आप नहीं समझ पाओगे कि एक अच्छा एम्प्लॉय कंपनी के लिए क्या होता है, तभी अगर बिजनेस करोगे तो समझ में आएगा। ठीक है, कि एक अच्छा एम्प्लॉय क्या हो सकता है कंपनी के लिए, क्योंकि कंपनी का सब कुछ डिपेंड करता है कंपनी के एम्प्लॉयज पे। जिस कंपनी का एम्प्लॉय बेहतर है उस कंपनी के बारे में क्या बताऊंगा। हर बिजनेस का जान होता है एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉय सही है तो बिजनेस भी एकदम आसमान छुएगा। एम्प्लॉय में प्रॉब्लम है, क्वालिटी इश्यूज है, या फिर क्वालिटी है पर वो करप्टेड है। ठीक है, करप्शन समझते हो? मतलब क्वालिटी तो है बट वो लोग करप्शन है, जैसे कि वो लोग काम नहीं करता, पैसा मारता है, या फिर काम के टाइम पे बदमाशी करता है। ठीक है, कंपनी के अंदर एनवायरमेंटल इश्यूज बना के रखता है, जैसे एनवायरमेंट मतलब किसी भी गलत टाइप का, जो किसी भी बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है। भले ही आपके पास टैलेंट बहुत हो, बट अगर आपका कैरेक्टर अच्छा नहीं है तो वो कंपनी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा। सर इसके बारे में एक बात याद आ गया कि स्वामी विवेकानंद जब शिकागो गया था, तो वहाँ पर बड़े बड़े बिजनेसमैन विवेकानंद से मिलने आया था। तो एक बड़ा बिजनेसमैन था, उनका नाम है सर, उस जमाने का बिल गेट्स था। उनका नाम है नाम भूल जा रहा हूँ सर। क्या नाम है इसका? एक बहुत बड़ा फाउंडेशन भी है, जैसे आज बिल गेट्स फाउंडेशन है ना सर, वैसा ही उस टाइम पे भी एक फाउंडेशन चलता था। इसका उस जमाने का सबसे रिच थे सर। नाम याद नहीं आ रहा है, ठीक है याद आएगा तो बोलेंगे। बस इतना याद रख, मतलब मैं आपको मेन पॉइंट बता रहा हूँ। आजकल ना मेमोरी कुछ खराब हो रहा है मेरा, टाइम पे याद नहीं आता। तो सर ये देखो, ये विवेकानंद जी चिकागो में हैं, और ऐसे बहुत बड़े बड़े लोग चिकागो में, जो वर्ल्ड रिलीजियस का जो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन जो बना था चिकागो में, उनसे मिलने आया था। तो एक बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट था। तो यूएस का ही एक बिजनेसमैन उनको पूछा था कि आपको क्या लगता है कि, मतलब एक्चुअली यूएस में ऑन दैट टाइम डेवलपमेंट टॉप लेवल में स्टार्ट हो गया था, और भारत तो तभी भी कॉलोनी था ब्रिटिश का। तो विवेकानंद जी का एक बहुत सिंपल सा कहना था कि सर यूएस या वेस्टर्न वर्ल्ड, स्पेशली यूएस के बारे में कहा था कि यूएस में टैलेंट तो बहुत है, बट यूएस में कैरेक्टर नहीं है। मतलब अगर टैलेंट विद लूज कैरेक्टर, ये किसी भी देश के लिए अच्छा बात नहीं है, वो आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा। बट अगर आपके अंदर टैलेंट भी है और साथ में आपका कैरेक्टर भी है, कैरेक्टर मतलब समझते हो सर, गुड ह्यूमन बींग, सिंपल। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, चरित्रवान बनना। ठीक है, गुड कैरेक्टर के साथ एक ह्यूमन बींग बनना। तो अगर टैलेंट के साथ कैरेक्टर मिसिंग है, तो फिर ऐसा टैलेंट का कोई काम नहीं। लेकिन टैलेंट विद कैरेक्टर, ऑर्गेनाइजेशंस को, मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पे ऐसा बंदा मिल जाए ना, तो फिर ऑर्गेनाइजेशंस को कौन रोकता है सर? वो आसमान छुएगा सर। ठीक है, और उसको रोकना मुश्किल है, वो चलता जाएगा सर, खत्म ही नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत बहुत सारा कथा है, ऐसा कथा नहीं मतलब इसका रियल प्रूफ के साथ लेटर है, बातचीत है। अगर आप कभी विवेकानंद जी के बारे में जानोगे, भारत के बारे में जानना चाहोगे, किस तरह से उन्होंने दुनिया को दिखाया था रास्ता, तो अगर कभी जानने का कोशिश करोगे तो आपको ये सब बात समझ में आएगा सर। मैं पढ़ता हूँ कभी कभी, तो मैं सोचा कि कुछ बात आपसे भी डिस्कस कर लेता हूँ। मुझे वो बिजनेसमैन का नाम याद नहीं आया।
कुछ फाउंडेशन है उनका भी एक, बिल गेट्स फाउंडेशन जैसे होता है ना वैसा ही। इंग्लिश नेम ना मेरा मेमोरी बहुत खराब कर, ठीक है बाद में याद आएगा तो बोलूंगा आपको। समझ में आ रहा है सर? तो क्यों एक प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर इंपॉर्टेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए? तो कंपनी कई बार ऐसे होते हैं कि दूसरे से एम्प्लॉयर लेने से पहले भी उनको कुछ पेमेंट कर देता है, तो काइंड ऑफ दैट। तो कहने का मतलब यही है कि अगर आप फॉर्मर एम्प्लॉयर से पेंशन लेते हो, प्रेजेंट एम्प्लॉयर से भी सैलरी लेते हो और प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर से भी आपने कुछ पेमेंट लेके रखा, कहने का मतलब यही है द एसएसी, मतलब जिसका टैक्स पेमेंट होने वाला है, द एसएसी इज liable to pay tax for each source, each and every source, ठीक है, for each and every source। हेलो स्नेहसी, संपद, बोलो सर, नील, रोशनी, इनकी, आदृति, हाँ सर। समझ में आ रहा है सर? समझ आ रहा है ना? ओके सर, Yes, ईच sir. एंड एवरी सोर्स। ओके सर, तो ये हो गया सैलरी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। कुछ और भी बातें हैं, 2-3 लिख लो सर। एक कॉन्सेप्ट होता है, और भी कुछ बातें लिखाऊंगा बाद में, बट कुछ पॉइंट्स अभी मुझे याद आ रहा है तो मैं लिखा देता हूँ। जैसे फॉरगोइंग ऑफ सैलरी। सर फॉरगोइंग ऑफ सैलरी क्या है? मतलब सैलरी भूल जाना क्या? हाँ कुछ ऐसा ही है सर। सर सैलरी इज, मैं आपको अभी अभी बताया ना कुछ देर पहले कि सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू और रिसीट बेसिस। हेलो, सैलरी मिलेगा तो भी टैक्स हो सकता है। सैलरी ड्यू हो गया मतलब आपके अकाउंट में सैलरी कब ड्यू होता है जानते हो? जानते हो सर कब ड्यू होता है? मानो कि आप किसी कंपनी में काम करते हो और आपने सैलरी नॉर्मली क्या है, मंथ एंड में मिलता है ना? हेलो, मंथ के एंड में मिलता है ना? Yes, sir. तो जैसे मानो कि आपने, जैसे मानो ये जून मंथ है, जुलाई मंथ है, जुलाई के 30 तारीख को, 30th ऑफ जुलाई में बहुत लोगों के अकाउंट में सैलरी घुस जाएगा। आपका सैलरी ड्यू हो गया सर 1 जुलाई को। जैसे ही आपका वर्क चालू हुआ ना कंपनी में, सैलरी ड्यू हो गई, पेमेंट 30th को मिलेगा बट सैलरी ऑलरेडी ड्यू हो गया बिकॉज आपका काम चालू हो गया ना। इस तरह से मतलब सिंपल बात होता है। तो ड्यू और रिसिप्ट व्हिच एवर इज अर्लियर। अगर ड्यू पहले होता है एज पर अकाउंट्स तो ड्यू पहले होगा तो ड्यू के हिसाब से, अगर रिसिप्ट पहले होगा तो रिसिप्ट के हिसाब से सैलरी चार्ज होता है, मतलब सैलरी का टैक्सेबिलिटी होता है सर। नाउ पॉइंट इज दैट कि सर इसके साथ फॉरगोइंग का क्या? सर बताते हैं आपको सर। सर सैलरी इज टैक्सेबल, लिखिएगा सर थोड़ा, सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू और रिसीव बेसिस। बेसिक बेसिक चर्चा है, मुश्किल क्या है जानते हो? हम लोग टफ टफ सम्स तो कर लेते हैं बट बेसिक्स ही नहीं पढ़ते ठीक से, बाद में मुश्किल हो जाता है। सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू और रिसीव बेसिस व्हिच एवर इज earlier. Once an employee render the service, तो अगर आप अपना सर्विस दे देते हो कंपनी को, once an employee render the service और राइट टू रिसीव जनरेट, राइट टू रिसीव मतलब आपने सर्विस दे दिया ना तो ऑटोमेटिकली आपका अधिकार है कंपनी को आपको सैलरी देना ही पड़ेगा। राइट टू रिसीव जनरेट, ठीक है, once an employee render the service और राइट टू रिसीव जनरेट, ठीक है। तो ये बेसिकली टैक्स आपका मतलब आपका सैलरी ऑलरेडी आपके अकाउंट में ड्यू हो गया। सो सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू और रिसीव बेसिस व्हिच एवर इज अर्लियर वंस एन एम्प्लॉय रेंडर द सर्विस राइट टू रिसीव जनरेट, ठीक है। अब इसमें खेल क्या है? फॉर एग्जाम्पल मिस्टर जेड
an employee of Zebra Limited. Mr. Z, an employee of Zebra Limited. ठीक है, ये जेब्रा से याद आया, एक कंपनी है, मैं इसका थोड़ा सा उस दिन जानकारी ले रहा था। मिस्टर जेड की जगह टी कर दो तो मिस्टर टी एन एम्प्लॉय ऑफ टाटल लिमिटेड कर दो। टाटल शर्ट के, टाटल का जानते हो सर आप लोग, ये फैशन गारमेंट्स है। हाँ, नाम सुना आप लोगों ने टाटल का? ब्रांड है सर एक, वो जिसमें जामा शॉर्ट कपड़, जीन्स, हाँ जामा कपड़ का, ये सर कपड़ा जीन्स कपड़ों के वगैरह ब्रांड बनाते से। हैं। ये सर एक्चुअली इसके नाम टाटल की मैं उस दिन रिसर्च कर रहा था। क्यों जानते हो आप लोगों को पता है? ये लोग ना एक्चुअली जो हम लोगों का जो भी शॉपिंग होता है, कंज्यूमर जो भी शॉपिंग करता है, उसका एक बहुत बड़ा परसेंटेज ये लोग दुनिया भर में टाटल को सेव करने में खर्चा करता है, मतलब कंजर्वेशन ऑफ टाटल। तो इसीलिए इनका ब्रांड का नाम है टाटल। समझ रहे हो? बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि टाटल का नाम टाटल इसलिए पड़ा क्योंकि टाटल का जो भी हम लोग प्रोडक्ट परचेज करते हैं, उसका एक बहुत बड़ा परसेंटेज वो लोग दुनिया भर में टाटल कंजर्वेशन में, इंडिया के बाहर अलग अलग देशों में, ठीक है, ये काम करते हैं। तो ये टाटल का मेनली बेसिकली कॉन्सेप्ट है। इसीलिए एग्जाम्पल में लिखो, कॉन्सेप्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग। चलो लिखो। तो मिस्टर टी और एन एम्प्लॉय ऑफ टाटल लिमिटेड, ठीक है। Mr. T, an employee of Tata Limited. Mr. T render the service. Mr. T render the service for the entire month. For the entire month. आपने पूरा मंथ का सर्विस दे दिया, इंटर 12 मंथ, इंटर 12 मंथ्स लिख लो। हमने 12 महीने का सर्विस दे दिया, बट यहाँ पर कुछ खेल है सर। आपने 12 मंथ का सर्विस तो दे दिया, तो सर क्या हुआ फिर? लेकिन इसके बाद ऐसा कुछ हो रहा है, मिस्टर टी फॉरगो 3 मंथ सैलरी, 3 मंथ का सैलरी उठाना वो भूल गया। एज पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट of salary, Mr. X is liable to pay tax on entire 12 month salary. So try to understand. Say for example, Mr. T जो है, Mr. T जो है वो टाटल में सीए है, ठीक है, जॉब करते हैं, या टाटल में सीएस है। मिस्टर टी ऑफ टाटल, इनका 1 लाख का सैलरी है एज ए सीए या सीएस या सीए में। 1 लाख इंटू 12 करके 12 लाख का इनका पैकेज है। अब मानो कि इन्होंने 12 महीने का सर्विस तो दिया, बट 3 मंथ का सैलरी उठाना भूल गया, मतलब कंपनी में विड्रॉल नहीं किया, जो भी प्रोसीडियर है फॉलो नहीं किया, और 3 मंथ का सैलरी इन्होंने नहीं दिया। तो बताओ उनका कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा? 1 लाख इंटू, एक्चुअली उनको रिसीव हुआ 1 लाख इंटू 9, मतलब 9 लाख रिसीव किया, बट 3 लाख रिसीव नहीं हुआ। तो क्या 3 लाख पे टैक्स देना पड़ेगा? क्या करें इसका? यस सर, देना तो पड़ेगा। बट उसने तो उठाया नहीं सर।
স্যার ডিউ রয়ে গেছে তো স্যার, তাহলে তো দিতে হবে না। ডিউ হয়ে গেছে তো দিতে হবে না, না দিতে হবে? স্যার ডিউ রয়েছে, তাহলে তো না দেওয়ারই কথা স্যার। सर इसमें एक रूल्स आता है, ये 3 लाख में देना होगा, इसको बोलते हैं फॉरगोइंग ऑफ सैलरी। वो भूल गया उसका प्रॉब्लम है, बट देयर इज ए एक्ट। ये देखिए, वॉलेंटरी सरेंडर ऑफ सैलरी एक्ट दिख रहा है सर? दिखाई दे रहा है ना? ये सैलरी का ही एक पार्ट है, सरेंडर एक्ट बोलते हैं, सरेंडर ऑफ सैलरी एक्ट 1961। अगर कोई सरेंडर एक्ट की तरफ थ्रू से अपना सैलरी को सरेंडर कर देता है, ठीक है, अगर कोई सरेंडर एक्ट के थ्रू से अपने सैलरी को सरेंडर कर देता है पहले से ही, तो उसे टैक्स देने का जरूरत नहीं है। बट अगर आप सरेंडर नहीं करते, अगर आप सरेंडर नहीं करते, तो फिर आपको टैक्स देना पड़ेगा। बात समझे सर? चलो, तो फॉरगोइंग ऑफ सैलरी मैंने आपने लिख दिया, यू हैव टू पे टैक्स फॉर द इंटर 12 मंथ्स, ठीक है, वो ड्यू हो चुका है, तो सैलरी चार्ज होता है। देख देख संपत्ति ने किस तरह का गलती कर दिया। सैलरी टैक्स होता है ड्यू और रिसीट बेसिस में। ड्यू का मतलब क्या? उनको पेमेंट नहीं मिला, दैट इज नॉट ड्यू, वो उसने नहीं उठाया, सैलरी उनका ड्यू हो चुका है। बैंक में इंटरेस्ट ड्यू होने का मतलब क्या? एक्रू या ड्यू? बैंक आपके अकाउंट में इंटरेस्ट ड्यू कर देता है या एक्रू कर देता है, इसका मतलब आपके अकाउंट में पर मंथ के बेसिस में जो इंटरेस्ट एक्रू होने वाला है तो वो हो गया, लेकिन आपको बाद में मिलेगा वो अलग बात, या फिर आप बाद में विथड्रॉ करोगे, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। बट ड्यू ऑलरेडी हो चुका, तो उस ड्यू के बेसिस में ही आपका टैक्स लिया जाएगा। और अगर आप सरेंडर करते, अगर आपको फॉरगो करना था तो आप सरेंडर कर देते सरेंडर एक्ट के तहत, ठीक है, तो इसमें लिखो सरेंडर ऑफ सैलरी। If an employee surrender his salary to Central Surrender Act, Central Surrender Act जो सैलरी में आता है, an employee basically is not liable to pay tax on amount so surrender। जितने का अमाउंट उसने सरेंडर किया, जितने का अमाउंट उसने सरेंडर किया उस अमाउंट पे उसको टैक्स देने की जरूरत नहीं। जैसे कि 3 लाख अगर सरेंडर कर दिया तो उस 3 लाख पे उसको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, बट उसको सरेंडर फॉर्म भर के सरेंडर एक्ट के तहत वो बताना होगा कि मैंने ये अमाउंट सरेंडर कर दिया। जब तक आप सरेंडर नहीं करते, इसका मतलब आप आज नहीं तो कल क्लेम कर सकते हैं ना। आज आप फॉरगो कर गए, कल आके बोलोगे मेरा सैलरी ड्यू है, तो आप उठाने के लिए आ जाओगे। लेकिन अगर आप सरेंडर एक्ट के तहत सरेंडर कर देते हो, इसका मतलब है कि आपने सरेंडर कर दिया, तो फिर आपको और लेने का जरूरत नहीं है और आपको उस पर टैक्स भी देने का जरूरत नहीं। समझे साहब? समझ में आया? हाँ सर। अद्विति, इंकी, रोशनी, नील, बोलो सर। स्नेहाशीष, क्लियर है सभी को? समन्विता, हाँ सर। ओके सर। तो ये कुछ क्या था, ये सब जो बातें था सर, ये सैलरी का कुछ छोटा छोटा इंपॉर्टेंट मैटर्स, ठीक है। अगर ये इंपॉर्टेंट छोटा छोटा मैटर समझ में आपको आ गया या आ रहा है, तो आपको धीरे धीरे बड़ा बात में जाना होगा, डेप्थ में जाना होगा। डेप्थ इन द सेंस,
अभी सैलरी का पूरा कंप्लीट जो प्रोफॉर्मा है, ठीक है, सैलरी कंप्यूटेशन कैसे करना होता है, इसका एक एक प्रोविजन जानना है सर, एक एक प्रोविजन जानना है, तब जाके सैलरी कंप्लीट होगा। प्रोविजन नहीं जानेंगे तो फिर सैलरी में आधा अधूरा रह जाएंगे, तो आधा अधूरा चीज अच्छा नहीं लगता, पूरा करना है। अच्छा, सैलरी शीट को थोड़ा सा एक सिंपल प्रोफार्मा बनाओ। ये जो प्रोफार्मा आपको नजर आ रहा है इट्स कंप्लीट प्रोफार्मा। मैं कंप्लीट नहीं, एक सिंपल प्रोफार्मा आपको बताता हूँ, इसमें में आपको एक आइडिया आ जाएगा कि सिंपल प्रोफार्मा ये आइडिया के लिए। फिर कंप्लीट प्रोफार्मा में आएंगे जहां पर सेक्शन वाइज भी बात करेंगे। तो हेडिंग करना सैलरी सिंपल प्रोफार्मा। फिर कंप्लीट प्रोफार्मा में नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब आपको क्या होगा ना, पूरा आइडिया लग जाएगा कि सैलरी के अंदर क्या क्या डिटेल्स में आता है। लेकिन मैं अभी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, बस नाम यूज करूंगा कॉन्सेप्ट का। जैसे हेडिंग ऐसे होते हैं नॉर्मली, प्रोफार्मा कैसे होता है, मतलब जो कंप्यूटेशन होता है ना उसी का स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम under the head salary for the previous year 21-22। करेंटली ही चल रहा है ना सर। तो सैलरी हेड में क्या क्या आता है, तो सैलरी में बेसिक आता है ना, सबसे पहले आपका जो बेसिक इनकम होता है बेसिक आएगा। इसके साथ डियरनेस अलाउंस को ऐड किया जाता है सर, इसको बोलते हैं बेसिक प्लस डीए। और क्या आ सकता है सर, सर बोनस आता है, बेसिक प्लस डीए प्लस बोनस। नॉर्मली साल में एक बार बोनस मिलता है ना। फिर कुछ कमीशंस भी मिलता है, फीस एंड कमीशन के नाम से जाना जाता है। फिर आपको एम्प्लॉयर की तरफ से कुछ प्रोविडेंट फंड में भी मिलता है, तो हम लोग ऐसे बोलते हैं सर, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड इन एक्सेस ऑफ 12.5%। सैलरी का 12.5% से ज्यादा अगर एम्प्लॉयर की तरफ से आपको मिलता है वो टैक्सेबल है। तो यहाँ पर मैं वही अमाउंट को लिख रहा हूँ जो टैक्सेबल आता है। तो बेसिक, डीए, बोनस, फीस, कमीशंस, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड इन एक्सेस ऑफ 12.5%, ठीक है। ये सब अमाउंट जोड़ जाड़ के आपका अमाउंट आएगा। फिर इसके साथ कुछ और भी चीजें आ सकता है, मतलब आ सकता है नहीं, आता है, जिसको नॉर्मली रिटायरमेंट बेनिफिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर, रिटायरमेंट बेनिफिट, ठीक है। रिटायरमेंट बेनिफिट में क्या आता है, लेकिन इसका अलग अलग डिस्कशन है रिटायरमेंट बेनिफिट का। रिटायरमेंट बेनिफिट में जैसे मानो कि आपको ग्रेचुइटी मिलता है, लेकिन ग्रेचुइटी का भी कुछ अमाउंट आपको एग्जेम्पशन हो जाता है, कुछ आपको टैक्सेबल जाता है। सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 का एरिया है, ठीक है। डिटेल्स चर्चा जिसका जरूरी है सर, ठीक है। तो ये ग्रेचुइटी एग्जेम्प्टेड होता है, बट पूरा नहीं, कुछ कंडीशंस है। पेंशन, अलग अलग क्वेश्चंस भी पूछते हैं एग्जाम में, सिर्फ ग्रेचुइटी के बेसिस पे, ओनली पेंशन के बेसिस में। सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 ए के अंदर बोला गया है, ठीक है। ऐसे डिटेल सेक्शंस का बात अभी ना भी करे तो चलेगा, बिकॉज मैं नेक्स्ट क्लास में आपको कंप्लीट परफॉर्मा में बताऊंगा ये। लेकिन क्या है ना, ये सिंपल याद करने के लिए, सिंपल याद करने के लिए एक सैलरी शीट में क्या आ सकता है, डीआरएस बेसिक आएगा, डीए आएगा, बोनस आएगा, फीस एंड कमीशन आएगा, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड आएगा 12.5% से ज्यादा, ठीक है। रिटायरमेंट बेनिफिट आएगा जिसमें ग्रेचुइटी का अमाउंट है, पेंशन का अमाउंट है। सिंपली याद रखने के, डिटेल्स तो बहुत कुछ है। ग्रेचुइटी, पेंशन, लीव एनकैशमेंट के नाम पे। लीव एनकैशमेंट क्या होता है, आपको छुट्टी लेना था बट आपने लिया नहीं है, काम किया, समझे सर बात को। आपको छुट्टी मिलना था बट आपने छुट्टी ना लेके काम कर दिया, तो पेमेंट देगा कंपनी आपको। एक्स्ट्रा काम करने से कंपनी पेमेंट करेगा, तो उसको लीव एनकैशमेंट कहते हैं। रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन, ये क्या होता है रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन,
कंपनी आपको एक सर्टेन टाइम के बाद बोलते हैं कि कंपनी को आपको नहीं रखना है, तो कंपनी आपको एक सर्टेन अमाउंट देके ना आपको कंपनी से विदा करेगा, लेकिन जब आपको विदा करेगा तो एक बड़ा अमाउंट दे के विदा करेगा, ठीक है। तो कंपनी आपको रिटायरमेंट करने के लिए बाध्य करेगा, बट आपको एक बड़ा अमाउंट दे के, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन, ठीक है, रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन। तो ये जब कंपेंसेशन आपको रिसीव होगा तो उसका कितना हिस्सा टैक्सेबल होगा, कितना नहीं होगा, उसका भी कैलकुलेशन है। एक आता है सर वॉलेंटरी रिटायरमेंट, मतलब कंपनी आपको नहीं विदा करना चाहता बट आप वॉलेंटरी रिटायरमेंट करना चाहते हैं, तो इस केस में भी आपका टैक्सेबिलिटी कितना होगा और इनकम में कितना काउंट करेगा, इसका भी एक हिसाब है। तो ये जो भी मैंने अभी बोला ना आपको, ये सब रिटायरमेंट बेनिफिट है, इसका भी हिसाब किताब आपको करना है। जैसे ये हिसाब किताब हो जाएगा, उसके बाद आता है सर टैक्सेबल अलाउंस का भी हिसाब है। बाद नहीं, मतलब बेसिकली सब एक के बाद एक आता है। मैं नॉर्मली बेसिक डीए के बाद ही अलाउंस का पूरा हिसाब आ जाता है, बट मैं इससे नाम लिख रहा हूँ। टैक्सेबल अलाउंस मतलब जो अलाउंस आपको कंपनी की तरफ से मिलता है, जैसे मेडिकल अलाउंसेस, एजुकेशन अलाउंसेस, ठीक है। डियरनेस अलाउंस तो पहले ही बोला आपको, ठीक है। ट्राइबल अलाउंसेस, सिटी कंपेंसेटरी अलाउंसेस, ट्रैवलिंग अलाउंसेस, बहुत सारे अलाउंस कंपनी प्रोवाइड करता है। तो एक्स्ट्रा अलाउंस क्यों दिया जाता है? एक्स्ट्रा लिविंग कॉस्ट के साथ मैनेज होने के लिए। सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस क्या है? जैसे मानो आप कोलकाता से बैंगलोर जाते हैं, तो बैंगलोर में कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई है, तो कोलकाता में कॉस्ट ऑफ लिविंग लो है। मतलब ऐसे हम लोग बड़ा प्राउड फील करते हैं, सिटी ऑफ जॉय, सिटी ऑफ जॉय बोल के। अरे करते हैं कि नहीं करते? कोलकाता इज सिटी ऑफ जॉय, है ना, कहा जाता है ना। अरे बोलो, कोलकाता वाले सबको ही है यहाँ पर बहुत सारे। है दादा। कोलकाता कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय क्यों कहा जाता है? यहाँ पर हाथ पैर उठा के हम लोग मस्ती करते हैं इसलिए? क्या बॉम्बे बैंगलोर में लोग मस्ती नहीं करते? तो फिर कोलकाता सिटी ऑफ जॉय क्यों है? बोलो। কষ্টের জন্য। सर लिविंग कॉस्ट लो है इसीलिए, ठीक है। कोलकाता का लिविंग कॉस्ट लो है, दैट इज द रीजन कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है, ठीक है। मतलब कंपेयर टू बाकी जो बिग सिटीज हैं, बाकी बिग सिटीज लाइक दिल्ली, मुंबई, ठीक है, बैंगलोर, ये जो बिग बिग सिटीज हैं, इनके कंपैरिजन में कोलकाता जो है, इसका कॉस्ट ऑफ लिविंग लो। तो अगर आप कोलकाता से बेंगलुरु जाओगे, सेम सैलरी में जाओगे, तो वहां पर आपको दिक्कत हो जाएगा, बिकॉज बेंगलुरु का कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई है। इसीलिए तो आपको सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस दिया जाएगा, है ना। तो सिटी के साथ मतलब सिटी कंपेंसेशन, जहाँ लिविंग कॉस्ट हाई है वहाँ तो देना पड़ेगा। या फिर अगर आप ट्राइबल एरिया में जाते हो, तो ट्राइबल एरिया का क्या है, जैसे मानो कि अगर आप कोलकाता से आपको जॉब पोस्ट करके आपको छत्तीसगढ़ के किसी माओइस्ट एरिया में अगर आपको पोस्ट दिया जाता है, ध्यान से सुनना बात को। जैसे छत्तीसगढ़ का माओइस्ट एरिया कौन सा है? बस्तार। बस्तार डिस्ट्रिक्ट कहाँ है सर? बस्तार ये एरिया देख रहे हो सर, दंडकारण्य कहा जाता है। रामायण के जमाने में इसको दंडकारण्य कहा जाता था सर, ठीक है सर। बहुत बड़ा जंगल एरिया है, डीप फॉरेस्ट एरिया, ठीक है। ये जो डीप फॉरेस्ट एरिया ना, दिस इज बेसिकली ये जो गाड़चिरोली फॉरेस्ट रेंज देख रहे हैं ना, ये सब माओइस्ट प्रोन एरिया है छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ में 14 डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जो माओइस्ट प्रोन डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। बहुत ही खतरनाक है वहाँ पर, जगह जगह में लैंड माइन, जगह जगह में लैंड माइन, ठीक है। मतलब साधारण लोग, पुलिस तो उड़ा देता है जान पे, इतना मुश्किल करके रखा है। चलो डिफरेंट पॉइंट, बट कहने का है कि अगर आप इस तरह का जाते हो तो आपको ट्राइबल एरिया कहा जा सकता है इसको। तो ट्राइबल एरिया के लिए भी आपको ट्राइबल अलाउंसेस दिया जाता है, ठीक है। बैलेंस क्या हुआ? बेसिकली आपको स्पेशल सिचुएशंस के साथ एडजस्ट करने का एक्स्ट्रा पैसा। बेसिकली वो एक्स्ट्रा आपके लिए होता नहीं है, क्योंकि ट्राइबल एरिया में कुछ चीज़ें अवेलेबल नहीं होता है, मार्केट दूर में होता है, आने जाने का खर्चा बहुत है, ठीक है, इसलिए इट्स लाइक दैट, और कुछ नहीं। आई होप बात समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना सर आप लोगों को? है दादा। হ্যাঁ স্যার।
यस सर। Yes, sir. सर कोलकाता सिटी ऑफ जॉय तो है, बट एक चीज बहुत चिंता का विषय है कि इतना ज्यादा सिटी ऑफ जॉय होने के कारण यहाँ पर ना पॉपुलेशन प्रेशर बहुत ज्यादा है। इंडिया में जितना बिग स्टेट्स हैं, जितना भी बिग स्टेट्स हैं लाइक और भी जितना सारा स्टेट्स है, सब बिग बड़ा बड़ा स्टेट, तो वेस्ट बंगाल बड़ा स्टेट में सबसे लास्ट में आता है। मतलब अगर मैं बिग स्टेट का बात करूं तो उसमें राजस्थान सबसे बड़ा है। भारत का जो टोटल एरिया है उसका 10% राजस्थान के पास है, 8% मध्य प्रदेश, 8% महाराष्ट्र, ठीक है, 7% उत्तर प्रदेश, 6% तमिलनाडु, गुजरात के पास 5.5%, उड़ीसा के पास 4%, कर्नाटका के पास भी वैसा ही 4-5 के परसेंट के आसपास। बंगाल का परसेंटेज कितना है? 2%। बिहार इज 2.3% समथिंग। बिहार का साइज थोड़ा बड़ा है बंगाल से। तो पॉइंट इज दैट कि बड़ा स्टेट के अंदर बंगाल का साइज सबसे छोटा है, आउट ऑफ बिग स्टेट सबसे छोटा है वेस्ट बंगाल। लेकिन अगर पॉपुलेशन का प्रेशर इसमें बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत ज्यादा। ये एक प्रॉब्लम है, इसके पीछे बहुत सारा रीजन है, एक रीजन नहीं है। तो ये एक रीजन भी है कि कोलकाता का जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है बाकी सिटी से डिटोरिएट किया है। ये सब जेन्युइन बता रहा हूँ। क्यों बैंगलोर का सिटी स्टाइल लाइफस्टाइल या सिटी इतना प्लान्ड है जो कोलकाता चाह के भी नहीं कर पाते? टू मच पॉपुलेशन प्रेशर। अब टू मच पॉपुलेशन प्रेशर का कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, इसके पीछे एक बात नहीं है, करने जाऊं तो बहुत सारा बात आ जाए, ठीक है। तो अब सिटी ऑफ जॉय तो है, बट जॉय के साथ साथ क्वालिटी भी डिटोरिएट कर रहा है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बाकी सिटी से कोलकाता पीछे चला जाता है, ठीक है। ठीक है, चलो अब ये तो अलग डिस्कशन हो जाएगा। मतलब कुछ एनालिस्ट को सुनता हूँ मैं कभी कभी, रिसेंटली कुछ फेमस इकोनॉमिस्ट है हमारे देश का, बात कर रहा था, मैं सुन रहा था, बोलता है कि नहीं कोलकाता ये है। अरे भाई बात इमोशंस का नहीं है, कोलकाता आपका भी है तो कोलकाता मेरा भी है। ये अगर किसी बड़ा इकोनॉमिस्ट का भी कोलकाता है तो मेरा भी तो कोलकाता है। मैं भी तो इसी शहर से कनेक्ट जो नाता रखता हूँ, मेरा भी मदर कैपिटल, ठीक है, मातृभूमि है बंगाल मेरा, तो मेरा भी कैपिटल है। लेकिन सच तो सामना करना पड़ेगा ना, हर बात की पॉलिटिक्स किस बात का, सच्चाई मानना चाहिए कि कोलकाता बाकी सिटी से डिटोरिएट है क्वालिटी ऑफ लाइफ में। नहीं, उनका एक ही मानना है, नहीं कोलकाता में सिटी ऑफ लिविंग बहुत सस्ता है। अरे ठीक है सस्ता है, बट सस्ता के मतलब ये थोड़ी है कि आप बाकी चीज को इग्नोर करोगे। तो वो बात करना चाहिए इकोनॉमिस्ट को। इकोनॉमिस्ट सिर्फ पॉलिटिकली मीठा मीठा बात करता है ताकि जो पॉलिटिकल पावर में है वो उनको कुछ ना बोले। मतलब दे आर सो कॉल्ड, क्या कहा जाता है जानते हैं इनको? इंटेलेक्चुअल्स। दे नो एवरीथिंग, इनको सब पता है। कुछ फेमस टॉलीवुड सेलिब्रिटीज है बंगाली इंडस्ट्रीज का, और कुछ सो कॉल्ड आपका इकोनॉमिस्ट है। एक्चुअली दे आर नॉलेजेबल, एक्चुअली दे आर नॉलेजेबल, बट ये फिर भी मक्खन लगाया बात करेगा। क्यों? बिकॉज पब्लिक के सामने स्टेट का इमेज पॉलिटिकली सही रहना चाहिए। मतलब आप अगर कुआं का बैंग हो ना, मेढक हो ना, तो आप कुआं का मेढक ही रहो, दुनिया के बारे में पता मत करो। जैसे मैं रिसेंटली ऐसा एक चल रहा था, तो मेरे घर के मतलब नेटिव जहाँ है झाड़ग्राम में, वहाँ पर मेरा जन्म के बाद से मैं सुन रहा हूँ, ऐसा बाद से नहीं पहले से, पापा उस एरिया में 50 साल से हैं, तो पापा 50 साल से सुन रहे कि झाड़ग्राम एरिया में, मेरा जो एरिया है उस एरिया में रास्ता रोड बनने वाला है, ठीक है, बड़ा रास्ता बनेगा डबल लेन वाला। तो 50 इयर्स कवर हो गया, आज जाके रोड बनने के लिए स्टोन चिप्स गिरा है, अभी भी रास्ता कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब 2 साल से बन रहा है। लेकिन सर बहुत सारा गाड़ी आना जाना करता है, स्पेशली जो शहर में जो बिल्डिंग बनता है ना, उसका जो सैंड है वो ये सब मिर्नापुर के जो अलग अलग नदियां है ना, नदिया से उठाया जाता है सर। तो बाली का जो गाड़ी है ना, उसका आना जाना बहुत ज्यादा है, तभी कोलकाता में न्यू टाउन में बड़े बड़े बिल्डिंग बनता है। नो पॉइंट इज दैट, अगर इतना बड़ा बड़ा गाड़ी आएगा जाएगा, इतना रेवेन्यूज भी कलेक्शन हो रहा है, तो सरकार को रोड बनाने में इतना क्या दिक्कत? 50 ईयर्स लग गया, सीपीएम ने भी नहीं किया, अब ममता दीदी ने आज जाके, जब पॉपुलेशन बढ़ गया,
जब प्रेशर बढ़ गया तब रास्ता बना रहे हैं। तो लोकल लोग बहुत खुश हैं कि रास्ता बन रहा है, लेकिन लोकल लोगों को जब मैं बोलता हूँ कि दादा ये रास्ता आज नहीं कम से कम 30 इयर्स बैक बनना चाहिए था, तो वो कहता है यार बन तो रहा है। मतलब कहने का मतलब है वो कंपैरिजन में उनको यही बोलना चाहता कि भाई आप डेवलप स्टेट के साथ कंपेयर करो कि हमारा गवर्नमेंट कितना स्लो काम करता है, या फिर वो करना भी नहीं चाहता। लेकिन उनका मानना है कि इवन मेरे फैमिली में भी मेरा बात हो रहा था, उनका मानना नहीं रोड तो बन रहा है मतलब डेवलपमेंट हो रहा है। अरे भाई डेवलपमेंट हो रहा है बट कब होना चाहिए था और कब हो रहा है? 30 इयर्स बैक होना चाहिए था, 30 इयर्स बाद हो रहा है। इसको डेवलपमेंट नहीं कहते सर। ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक बड़ा लोकेलिटी जिसमें इतना गाड़ी आना जाना करता है उसमें डबल लेन रोड नॉर्मल बात है, क्योंकि उसी लैंड से सैंड निकाल के नदी से, ठीक है, नदी का नाम भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखो ये जो नदी है ना सर, ये इसका नाम है कांसाई रिवर, ठीक है, ये मेरे घर के सामने ही है, ठीक है। कोई कोई इसको कौंसावती रिवर भी कहते हैं। इसका रेत घर बनाने के लिए गजब माना जाता है, ठीक है। लालगौड़ में है, झाड़ग्राम में है ये नदी आसपास में। और एक नदी है आसपास में सुवर्ण रेखा बोल के, गोपी बल्लभपुर साइड में एक जगह है। पूरा कोलकाता में बहुत सारा मतलब बाली का मतलब सैंड का यहाँ से बेसिकली यहाँ से लेके घर बनते हैं ज्यादातर केस में। तो कहने का मतलब है कि अगर इतना सारा आप रेवेन्यू कलेक्शन कर रहे हो वहां से, तो फिर रोड क्यों नहीं बनाते? और आज से नहीं, ये कोई आज का गवर्नमेंट का बात नहीं है, ममता दीदी का बात नहीं है, सीपीएम के टाइम पे भी ऐसा चलता था। मेरा जन्म तो सीपीएम मेरा नहीं हुआ है, मैं तब से देख रहा हूँ और वही मेरा रियलाइजेशन है। लेकिन अगर मैं दूसरे स्टेट में जाता हूँ, जब मैं तमिल जाता, जब मैं मुंबई गया, जब मैं दिल्ली में गया, तब मैं देखा, जब मैं इवन राजस्थान का इकोनॉमी उतना स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी नहीं माना जाता, बट कभी राजस्थान विजिट कीजिए और रोड देखिए राजस्थान, और किस तरह से गवर्नमेंट रोड का मेंटेनेंस करता है, देखिएगा जरूर से। राजस्थान का इकोनॉमी बड़ा है बट राजस्थान का मतलब एक बहुत बड़ा हिस्सा डेजर्ट भी है, ठीक है। मतलब राजस्थान है साइज में बड़ा, बट इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा डेजर्ट है। देख पा रहे हैं ना सर, ये डेजर्ट है राजस्थान। हाँ टूरिस्ट आता है वो अलग बात, बट फर्टिलिटी तो नहीं है, ठीक है। बट रोड गजब का है इनका, मतलब इकोनॉमिकली इट्स लाइक बंगाल का इकोनॉमी जैसा है, राजस्थान का इकोनॉमी ऑलमोस्ट लाइक दैट। बट फिर भी मेंटेन तो करता है। लेकिन बंगाल का इकोनॉमी राजस्थान की इकोनॉमी से स्ट्रॉन्ग है, मतलब जीडीपी में कोलकाता इंडिया में थर्ड लार्जेस्ट जीडीपी है इसका। बट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पैसा ना कुछ गड़बड़ है सर, कुछ गड़बड़ है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि क्या कुछ तो गड़बड़ है, नहीं तो क्यों नहीं होगा। बाकी जिसका जीडीपी हाई है, फर्टिलिटी में बंगाल के आसपास बहुत कम स्टेट है, बिहार और बंगाल का फर्टिलिटी हाई लेवल है। देख सकते हैं आप, ग्रीन देख के समझ में आ जाएगा आपको, मतलब मिट्टी इतना ज्यादा अच्छा है, बहुत अच्छा मिट्टी है। डिफरेंट पार्ट डिफरेंट स्टोरी, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि गड़बड़ क्या है, ठीक है। सभी चीज कनेक्टेड है सर, तो पता करने जाओ तो निकल के आ ही जाएगा। टैक्स पढ़ने का मतलब बेसिकली इकोनॉमी को भी समझ जाना। सर टैक्सेबल अलाउंस के बारे में थोड़ा आइडिया आपको लग गया, ठीक है। चलो आ जाते हैं दूसरे पॉइंट में बात करते हैं। अच्छा, ग्रेचुइटी, पेंशन, लीव एनकैशमेंट, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, वॉलंटरी रिटायरमेंट, टैक्सेबल अलाउंसेस, ठीक है। अच्छा, टैक्सेबल अलाउंस के साथ साथ और भी कुछ जुड़ेगा यहाँ पर, आप लोग नीचे नीचे लिखना। हाँ मेरा जगह नहीं इसलिए मैं ऊपर कर रहा हूँ। टैक्सेबल परक्विजिट्स, टैक्सेबल परक्विजिट्स, ठीक है। परक्विजिट्स क्या है सर? ये जैसे मैं आपको बोला ना, कंपनी ने आपको गाड़ी दे दिया, ठीक है, कंपनी ने आपको कुछ स्पेशल वाउचर दे दिया। वाउचर समझते हैं सर? बड़ी बड़ी कंपनी देता है ना कि ग्रोसरी का वाउचर आपको दे देता है कंपनी, मतलब अगर आप उस वाउचर को यूज करोगे तो आपको काफी डिस्काउंट में प्रोडक्ट मिल जाएगा। से फॉर एग्जांपल कोई शॉपिंग मॉल में जाते हो, सोडेक्सो बोल के एक वाउचर होता है, ठीक है, जीएसटी में पढ़ाता हूँ मैं, इस तरह का कंपनी देता है। तो इस तरह का वाउचर मतलब गाड़ी देना, ऐसा चीजें देता है जो मतलब कंपनी बेसिकली ये एज पर एग्रीमेंट होता है, ये कोई अलाउंस नहीं है, एज पर एग्रीमेंट। ये कंपनी सैलरी का छोड़ के लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए और क्या क्या दे सकता है,
मतलब ये कॉन्ट्रेक्चुअल होता है कि कंपनी आपको ये देगा, कंपनी आपको वो देगा, ठीक है। कंपनी घर भी देता है, ठीक है, रेंट फ्री अकोमोडेशन भी देता है, वो भी पार्क्विजिट्स में आता है। आरएफए कहते हैं, जैसे एचआरए भी है वैसा आरएफए भी है। आरएफए इज पार्क्विजिट्स, रेंट फ्री अकोमोडेशन, ठीक है। तो कंपनी क्या क्या दे सकता है वो सारा का सारा चीज भी टैक्सेबिलिटीज के अंदर आता है। तो सब कुछ जोड़ जाड़ के आपका टैक्सेबिलिटी आता है सर, ठीक है। मैं ये सब चीजें डिटेल्स में चर्चा करूंगा सर नेक्स्ट क्लास में। और ये जो भी आपका आएगा इसको ग्रॉस सैलरी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? ग्रॉस सैलरी। और इस ग्रॉस सैलरी से आपको डिडक्शन दिया मिलता है, डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 16, ठीक है, अंडर सेक्शन 16। उसके अंदर आपका इंटरटेनमेंट अलाउंसेस है, प्रोफेशनल टैक्सेस है, ठीक है। अब 16 के अंदर दो चीज ऐसा है, एक है आपका 16 सबसेक्शन 1 और एक है आपका 16 सॉरी सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 और 16 सबसेक्शन 3। जो बेसिकली 16 सबसेक्शन 2 जो है इंटरटेनमेंट अलाउंसेस, ये आपका ओनली टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये डिडक्शन मिल जाता है सरकारी एम्प्लॉय को। 16 सबसेक्शन 3 पेड बाय एम्प्लॉयर टू पेड बाय एम्प्लॉयर प्लस पेड बाय एम्प्लॉय, मतलब जो प्रोफेशनल टैक्सेस है, ठीक है। अब ये सब अमाउंट जो है ना डिडक्शन मिल जाता है, ठीक है। तो डिडक्शन देने के बाद मैं नेक्स्ट दिन डिटेल्स में लिखाऊंगा, इसलिए अभी थोड़ा ज्यादा नहीं लिखाया। डिडक्शन देने के बाद आपका आता है इनकम अंडर द हेड सैलरी। और फिर आपको कुछ स्टैंडर्ड डिडक्शंस भी मिलता है, ठीक है। এটা কি এমপ্লয়ি লিখেছে? हाँ बोलो। এই 16 সাবসেকশন 3 টা কি এমপ্লয়ি? हाँ, पेड बाय एम्प्लॉयर, पेड बाय एम्प्लॉय दोनों, पेड बाय एम्प्लॉयर प्लस पेड बाय एम्प्लॉय। ये बेसिकली प्रोफेशनल टैक्सेस के लिए लिखा। ठीक है। और साथ में आपको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलता है 50,000 का। ये लेटेस्ट है, पहले 40,000 था, अभी उसको 50,000 कर दिया सर, ठीक है। ये देखो सर, सेक्शन 16 के अंदर स्टैंडर्ड डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 1A अमाउंट ऑफ सैलरी और 50,000 व्हिच एवर इज लेस, ठीक है। सैलरी और 50,000 जो कम होगा वही आपको रिडक्शन मिलेगा, मतलब 50,000 तो मिलेगा ही मिलेगा। साथ में सेक्शन 16 सबसेक्शन टू ओनली टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है, ठीक है। लेकिन उसमें भी कुछ हिसाब किताब है, इसलिए मैं बोला आपको कुछ डिटेल्स भी है, मैं आपको लिखाऊंगा कि एंटरटेनमेंट अलाउंस का हिसाब कैसे होता है। और एक आपका प्रोफेशनल टैक्सेस पेड बाय एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 3, ठीक है। ये भी डिडक्शन हो जाता है। तो सब डिडक्शन करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट को इनकम अंडर द हेड सैलरी कहा जाता है, ठीक है। इनकम अंडर द हेड सैलरी कहा जाता है। तो ये एक रफ मैंने आपको बताया कि एक सैलरी शीट में क्या क्या होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा लिख लो तो 16 में ये डिडक्शंस में 16 सबसेक्शन 1A स्टैंडर्ड डिडक्शंस, जस्ट एग्जांपल 50,000 नॉर्मली अभी चल रहा है, ये चेंज भी होता है ईयर टू ईयर। पहले 40 था, एक जमाने में कुछ नहीं होता था, 2013-14 का मुझे जितना याद आ रहा है, उस समय में सैलरी में कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं होता था। बट आज सैलरी में भी स्टैंडर्ड डिडक्शन आ गया है। 16(1)(a) में 50,000 तक का डिडक्शन मिल जाता है, तो काफी अच्छा बात है सैलरीड पर्सन के लिए, ठीक है। और तब जाके ये आता है। तो ये एक रफली मैंने आपको सैलरी का सिंपल प्रोफार्मा बताया। तो बेसिकली अगर आप ये सारा पॉइंट समझ जाते हो, ठीक है, बेसिक से लेके लास्ट पॉइंट तक जैसे आप कंप्लीट करते हो तो बेसिकली सैलरी कंप्लीट होता है। तो क्या क्या आगे आगे क्या जानना है सर? बेसिक का यूज, डीए का यूज, बोनस का यूज, फीस कमीशन का यूज, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का यूज, प्रोविडेंट फंड का कॉन्सेप्ट, रिटायरमेंट बेनिफिट का कॉन्सेप्ट, ठीक है, टैक्स अलाउंस का कॉन्सेप्ट, पार्क्विजिट्स का कॉन्सेप्ट, ग्रॉस सैलरी का कॉन्सेप्ट, डिडक्शंस का कॉन्सेप्ट जो सैलरी में स्पेशल डिडक्शंस है, ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में क्या फर्क है, ये कॉन्सेप्ट अगर आप सारा चीज समझ जाते हो तो आप समझ जाना कि आप सैलरी में मास्टर हो चुके हो। ठीक है सर, तो कल कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आज मैंने ज्यादा कुछ बोला नहीं, कुछ बेसिक बातें लिखाया और सैलरी का एक सिंपल प्रो फॉर्मा आपके साथ शेयर किया।
ये सिंपल प्रो फॉर्मा आपको बहुत हेल्प करेगा नॉर्मल समझने के लिए, बट नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डिटेल्स प्रो फॉर्मा विद कैलकुलेशंस बात करूंगा, मतलब कल के क्लास में, ठीक है। ओके, पिंकी, नील, रोशनी, शौमन्विता, संपत, स्नेहाशीष। हाँ, sir. बोलो सर। Yes, sir. ओके सर, ठीक है सर। স্যার বলছিলাম ওই অঙ্কটার কথা আপনি মনে করাতে বলেছিলেন আজকে ক্লাস। আচ্ছা এলএলবি অঙ্কটা আমি ওটা ট্রাই করিনি রে, একবার ট্রাই করতে হবে। ঠিক স্যার আছে আপনি দেখে রাখবো। বলেছিলেন মনে হ্যাঁ, করি তো এই হ্যাঁ, জন্য। ঠিক আছে একবার দেখবো। স্যার বলছি স্যালারি স্যার এই আমাদের এই যে নিউ যে নোটসটা আছে না যেটা আপনি লাস্টে দেখাচ্ছিলেন, হুম হুম হুম, হট নোটটা না পুরোটা যেটা ওই নোটটা স্যার নেই, ওই একটু পাঠিয়ে দেবেন তো। পাঠিয়ে দেবো পাঠিয়ে দেবো। ঠিক আছে, বাই স্যার। ঠিক আছে, ওকে বাই।